कोनिका गुड इवनिंग। साहिल गुड इवनिंग। साहिल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुक जाए सर, अभी स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड इवनिंग शुभंकर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग क्रिश। गुड इवनिंग। ক্রিশ সাউন্ড আসছে? ক্রিশের সাউন্ড আমি পাচ্ছি না, মেবি কোনো মাইক্রোফোন ইস্যুস আছে। ओके सर। अच्छा रिकॉर्डिंग मैसेज में पहले ही ऑन कर दी। अच्छा, सबको मेरा आवाज आ रहा है ना सर? यस सर। ओके सर। सर हैप्पी दशहरा एंड शुभ विजय टू ऑल ऑफ यू। ओके, आशा करता हूँ कि दुर्गा पूजा सबका बहुत ही बढ़िया गया है सर। ठीक है, पूरा भारत में बहुत बड़ा फेस्टिवल है, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पर होता है, बट ये फेस्टिव पूरा भारत का है सर ऑब्वियसली। इस फेस्टिव का एक्चुअल सिनेरियो जो है दुर्गा पूजा का, ये जब राम जी जब रावण को वध करके सीता माँ को वहां से लेके आए थे, तो अब दिवाली आ रहा है ना सर, तो दिवाली का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि दिवाली के दिन वो इंडिया पे मोस्ट प्रोबेबली अयोध्या आ गए थे, इसीलिए दिवाली मनाते हैं हम लोग। ठीक है, सब कनेक्टेड है। अब आ रहा है दिवाली और उस टाइम पे पश्चिम बंगाल में काली पूजा भी होता है। चलो ठीक है, फेस्टिव तो रहेगा पर पढ़ाई कंटिन्यू करना पड़ेगा, इसलिए सबको मैं फिर से हैप्पी दशहरा एंड शुभ विजय टू ऑल ऑफ यू। चलो सर, स्टार्ट करते हैं पढ़ाई वापस। सोमनाथ, गुड इवनिंग सोमनाथ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, तो बिजनेस लॉ में जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा आज, टॉपिक का नाम क्या है सर? एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक टॉपिक है, इसका नाम है सर कॉन्टिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ये क्वासी एंड कॉन्टिंजेंट के बारे में आप लोग पहले जानते हो, मैंने बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने जब पढ़ा था,
उस टाइम पे भी मैंने क्वासी एंड कॉन्टिजेंट के बारे में बात किया था। पर सर आज फिर क्या करेंगे सर, उसी को थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा डेप्थ में चले जाएंगे। ठीक है, चलो डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाते हैं। मुझे इतना बताना प्लीज कि स्क्रीन शेयर है कि नहीं। यस सर। ओके सर। चलो अच्छा, तो सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, काफी दिन क्लास नहीं हुआ तो हो सकता है आप लोग भूल गए हैं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्टिजेंट एंड क्वासी, मैं जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करा देने से, तो रिवाइज नहीं बोलूंगा, रिकॉल, ठीक है। कि सर दिस इज ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बिजनेस में क्या होता है ना, ठीक है, बिजनेस में हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें ये सिखाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट 1872 में हम क्लास में क्या सीखे हैं सर, हम लोग ये सीखे हैं कि हमेशा देयर इज अ बिजनेस, जब भी होता है तो उसमें एक ऑफर होता है और एक एक्सेप्टेंस होता है। ऑफर और एक्सेप्टेंस में क्या होता है ना सर, एक एग्रीमेंट बनता है। जैसे अभी दुर्गा पूजा है, चला गया, अब फिर से दिवाली आ रहा है, और इंडिया में ना अभी बिजनेस का बड़ा अच्छा एक सिनारियो बना हुआ है। अगर आप इंडिया का करंट सिचुएशंस देखो, फेस्टिव टाइम है, और फेस्टिव के साथ साथ देश में बिजनेस भी बड़ा बड़ा अच्छा डेवलप करता है। क्योंकि दिस इज द टाइम जब आप स्पेशली अगर आप गोल्ड बिजनेस को देखते हो या फिर जो कपड़ा बनाते हैं उनको देखते हो, तो ऑब्वियसली उनका बिजनेस पे अभी तो टाइम है ना सर। और लोग खर्चा भी करता है, लोगों को एक स्पेशल पैसा भी मिलता है, कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं उनको बोनस वगैरह मिलता है। तो ओवरऑल फेस्टिव सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ त्योहार है, इसके साथ साथ एक इकोनॉमिक बेनिफिट भी कराते हैं। एक एस्टिमेशन है सर कि एस्टिमेशन मैंने एक सर्वे करके पता चला कि इंडिया में जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें से सबसे बड़ा फेस्टिवल जहां पर भीड़ भी बहुत होता है और बहुत दिनों से मनाया जाता है, वो आपका कुंभ होता है सर, ठीक है। जो इलाहाबाद में होते हैं, माने प्रयागराज में, ठीक है, कुंभ मेला। इसका एक अलग साइंटिफिक रीजंस है। कुंभ के बाद, कुंभ मेला के बाद अगर सेकंड लार्जेस्ट कोई फेस्टिव है तो वो दुर्गा पूजा को रखा गया है सर। ऐसा और भी है, जगन्नाथ रथ यात्रा इन ओडिशा, बहुत सारे हैं। लेकिन ओवरऑल जो बिजनेस जनरेट होता है, जो इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होता है, कुंभ मेला को छोड़ के, अगर कुंभ मेला एंड दुर्गा पूजा ये सेकंड में आते हैं, दुर्गा पूजा, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस लेवल का जीडीपी जनरेट होता है ड्यूरिंग दिस टाइम। और आप लोग अगर कोलकाता में दुर्गा पूजा देख लिए हो तो आपको पता लग ही गया होगा। हाँ सर, घूमे हो ना आप लोग सब मस्त। मैं तो कोलकाता में भीड़ से थोड़ा सा मतलब हमेशा अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि भीड़ देख देख के बचपन से माथा खराब हो गया है, इसलिए थोड़ा सा अभी भीड़ से मुक्त हो जाता हूँ कुछ दिनों के लिए। क्या सर बोलो, दुर्गा पूजा में भीड़ देखे हो कि नहीं देखे? इस बार मोस्ट हाँ प्रोबेबली सर। सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ हुआ इस बार? कल्याणी। कल्याणी। कल्याणी में क्या बना था? होटल की नहीं की, कैसीनो कैसीनो। कैसीनो, वहां सबसे ज्यादा भीड़। मुझे तो पता चला कि सर वो बहू बाजार में एक बना है राम मंदिर बोल के, वहां पर हाँ, राम मंदिर में कल्याणी से सबसे बेसी ज्यादा, थी। कल्याणी में ज्यादा था। अच्छा, नहीं मैं एक एस्टिमेशन के कोई मुझे बता रहा था कि राम मंदिर में ज्यादा भीड़ है। नहीं सर, चलो, राम मंदिर में ज्यादा भीड़ था। राम मंदिर है, देखो देखो दूसरा एस्टिमेशन आ रहा है, राम मंदिर में ज्यादा भीड़ अरे अभी तो सर, कल्याणी जाने का ट्रेन में तीन खड़ा होने का जगह जगह नहीं था। 3 घंटा घुमा के पूरा। नवमी के दिन सर क्या भीड़ था। नवमी के दिन हाँ, होना ही चाहिए। चलो, चलो ठीक है, मैं तो एक ऐसे ही पूछ रहा था आपसे। मतलब मैं तो खुद नहीं भीड़ देखा सर, लेकिन जितना मुझे टीवी में पता चला और थोड़ा बहुत सबके जो लोग भी आप लोग जैसे स्टूडेंट लोगों से ही पता चल रहा है सर, कि राम मंदिर में भीड़ ज्यादा रहा। श्रीभूमि इस बार अच्छा लगा क्या? ये अपने घर के पास है, डिज्नीलैंड, वो तो हमेशा भीड़ होता ही है वहां पर। इस बार पता नहीं कितना भीड़ हुआ है। चलो जो भी है एक
लेकिन मैं वही बताने का कोशिश कर रहा था कि बिजनेस एस्टिमेशंस, इकोनॉमी डेवलपमेंट फेस्टिव के साथ साथ हो जाता है, और ऑब्वियसली फेस्टिव होना भी चाहिए। जैसे दुर्गा, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, सो एवरीथिंग। आसाम में भी बहुत बड़ा फेस्टिव होता है बिहू के टाइम पे। हर फेस्टिव इकोनॉमिक बेनिफिट भी लाता है। चलो ठीक है, मैं बस एक आइडिया के लिए बता रहा था। अब पॉइंट पे आ जाते हैं सर। आज भी एक बिजनेस का डीलिंग्स के बारे में जानेंगे, पर ये डीलिंग्स थोड़ा अलग है। ये डीलिंग्स थोड़ा अलग है। कैसे अलग है सर? ये ना कॉन्टिजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। तो मैंने, क्वासी अलग है, कॉन्टिजेंट अलग है, ध्यान से सुनना बात को। हाँ, कॉन्टिजेंट अलग चीज होता है, क्वासी अलग चीज होता है। क्वासी में बाद में आते हैं सर, पहले कॉन्टिजेंट में बात करते हैं सर। वेरी पॉपुलर, कॉन्टिजेंट इज वेरी पॉपुलर। सर पॉपुलर क्यों? सर पॉपुलैरिटी के लिए ना एक एग्जांपल सीखना पड़ेगा, मैंने समझना पड़ेगा। सर आप लोग इंश्योरेंस के बारे में तो जानते हो। हाँ, थोड़ा सा दुख का बात करेंगे सर, लेकिन आप लोग दुखी मत हो जाना, मैं एक फैक्ट बताऊंगा आपको। अच्छा चलो, लाइफ इंश्योरेंस। सर मैं एक इंश्योरेंस कंपनी के साइड में विजिट किया, और आप सभी को ये इंश्योरेंस के बारे में जानते हो, है ना? एलआईसी के बारे में नहीं जानता है ऐसा तो कोई है नहीं, सभी को पता है। घर घर में एक ही नाम, क्या है? एलआईसी का नाम। ठीक है। चलो अब पॉइंट क्या है सर? एलआईसी का एक स्लोगन है। क्या स्लोगन है, कोई बता सकते हो? हाँ, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। थैंक यू सर। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब सवाल ये उठता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इसमें जिंदगी क्यों आ गया सर? क्योंकि एलआईसी या इंश्योरेंस, एलआईसी का जो मेन कॉन्सेप्ट है, आप एक प्रीमियम अमाउंट जमा करते जाते हो। ठीक है, आप अपने फैमिली की सुरक्षा के लिए, मतलब सिक्योरिटीज के लिए क्या करते हो? प्रीमियम जमा करते रहते हो। देखो यहाँ पर अलग अलग, आजकल तो बहुत डाइवर्सिफाई हो गया। आजकल एलआईसी में और भी बहुत सारे प्लान्स आ गया, जो जिंदगी के बाद भी क्या, जिंदगी के रहते रहते भी आपको काफी बेनिफिट दे रहा। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैं कोई भी एक इंश्योरेंस प्लान, जैसे कि होल लाइफ प्लान, मनी ब्लैक प्लान, टर्म एश्योरेंस, ठीक है, एंडोमेंट, पेंशन, ठीक है, बहुत सारे प्लान है, हेल्थ प्लान, इंश्योरेंस प्लान। अब जैसे कि क्या होता है ना, कि आप बीमा योती, ठीक है, आप क्या करते रहते हो, उसमें पेमेंट प्रीमियम भरते रहते हो। ठीक है, प्रीमियम भरते रहते हो, और आपके डेथ के बाद आपकी फैमिली को मिल जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो फैमिली के बड़े होते हैं, जिनका बीवी बच्चा, ठीक है, बाल बच्चा होता है ना, उनको चिंता हो जाता है कि भाई अगर मेरा कुछ हो गया, मेरा फैमिली का क्या होगा। अब सवाल ये उठता है, तो फिर इंश्योरेंस का जो ये कॉन्सेप्ट है, किसी के डेथ पे डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर आप मेरा बात को समझना। ठीक है, अभी हम लोग फेस्टिव मोड में थे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं शिफ्ट हो गया, फेस्टिव से डेथ पे आ गया। सर डेथ बड़ा सच्चाई है, और सच्चाई नंगा होता है। सच्चाई नंगा मैंने, समझते हो? सच बड़ा कड़वा होता है। ठीक है, तो ये सच है जिंदगी का कि हम सबको मरना पड़ेगा। ठीक है, और इसी के चलते एक डर सबके मन में रहता है कि अगर जल्दी मर जाए तो, ठीक है, अगर फैमिली के लिए कुछ कर ना पाए तो। लेकिन क्वेश्चन है कि आप प्रीमियम भरते रहते हो एलआईसी पे। अच्छा, इसका मतलब क्या ये है कि मानो कि मैं सालाना 10,000 करके प्रीमियम भरता हूँ, और मेरे मरने के बाद मेरे फैमिली को 50 लाख मिलेगा, ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम में मैं प्रीमियम भर रहा हूँ? एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 10,000 पर ईयर मेरा प्रीमियम है। इस तरह से मैं 30 साल प्रीमियम भरूंगा। ठीक है, 30 ईयर्स तक मेरा प्रीमियम चलेगा। ठीक है, और जब 30 साल बाद, सपोज मेरा एज, ऐसे तो मेरा एज 30 से ज्यादा है सर, बट मैं मान रहा हूँ कि 30 ईयर्स है, तो लेकिन 30 के आसपास ही है सर, इसलिए मैं 30 माना। मानो मैं 60 में रिटायर करूंगा। अच्छा, रिटायर नहीं, मानो कि 60 में मेरा डेथ हो जाएगा, एग्जाम्पल की चक्कर में। अब जैसे मैं 60, रिटायरमेंट नहीं, डेथ हो जाएगा मेरा, तो 30 साल मैंने प्रीमियम भरा, और मेरे मरने के बाद मेरे फैमिली को 50 लाख या 70 लाख कुछ अमाउंट मिल गया। डिपेंड करता है कि क्या स्कीम है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, अच्छा मेरे मरने के बाद मैं 60 साल में भी मर सकता हूँ, और मैं 55 साल में भी मर सकता हूँ, मैं 45 में भी मेरा डेथ हो सकता है, मेरा 35 में भी डेथ हो सकता है। लेकिन मेरा डेथ हो जाएगा ना, तो मेरे फैमिली को पैसा मिलेगा। ठीक है, तो लोग ज्यादातर केस में डर के मारे ये इंश्योरेंस करते हैं कि अगर कुछ हो जाए तो फैमिली बच जाएगा, अगर मेरा कुछ हो जाए तो फैमिली बच जाएगा। नाउ पॉइंट इज दैट
कि सिर्फ प्रीमियम भर रहे हैं और इंश्योरेंस का पैसा 50 लाख पाने के चक्कर में, क्या इंश्योरेंस कंपनी तो कभी नहीं चाहेगा कि कोई मरे, ठीक है, लेकिन मरने के चक्कर में ही तो ये इंश्योरेंस कराते हैं लोगों को। फैमिली वाले भी कभी नहीं चाहता कि कोई मरे, लेकिन मानो कभी कभी क्या होता है कि पैसा का इतना जरूरत पड़ जाता है, इंसान इतना घटिया काम करते हैं कि अपने ही करीबों को मार देता है। कुछ सुनने को मिलता है, ठीक है, कि इंश्योरेंस था, मार के पैसा मिल गया, ठीक है, लेकिन थोड़ी ना कोई ऐसा करता है सर कि इंश्योरेंस के चक्कर में किसी को मार थोड़ी ना देंगे। नाउ पॉइंट इज दैट कंपनी आपको बोल रहे 50 लाख देगा 30 साल बाद या डेथ के बाद, ठीक है, डेथ के बाद, तो इसके चक्कर में क्या किसी को मार दे? आप मेरा बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इंश्योरेंस कंपनी, आपने प्रीमियम भरता गया, आपके तरफ से आप अपना प्रॉमिस रखे, इंश्योरेंस भी अपना प्रॉमिस रखेगा, जैसे प्योर कॉन्ट्रैक्ट है। एक इंश्योरर अपना प्रीमियम भरता गया, इंश्योरेंस कंपनी बदले में उसको जब उसका डेथ हो जाएगा एश्योरेंस जो भी है वो अमाउंट उसको देगा, लेकिन डेथ के बाद मिलेगा बोल के 50 लाख के चक्कर में अपने को ही मार देंगे क्या? बात आप लोगों को बात समझ में आया? अब डेथ सर्टेन है कि अनसर्टेन है, प्लीज टेल मी। हाँ सर, क्या आप निश्चित करके बोल सकते हो कि ये बंदा इस दिन मरेगा? अनसर्टेन है। अनसर्टेन है। ये जो इंश्योरेंस का बिजनेस है ये एक अनसर्टेन बिजनेस है। तो अनसर्टेनिटी पे जो चीज टिका हुआ है ना वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो जाता है, जिसके फ्यूचर के बारे में कोई कुछ पता नहीं। इंश्योरेंस मिलेगा पर कब मिलेगा पता नहीं, कब डेथ हो जाएगा पता नहीं, डेथ के बाद ही मिलेगा, लेकिन एक अनसर्टेनिटी पे टिका हुआ है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस कारण से, जिस पर्टिकुलर रीजन के कारण आपको वो पेमेंट मिलेगा, वो रीजन जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता। सर मेरा बात को ध्यान से सुनना, मेरा प्रीमियम भरना और मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली को पैसा मिलना, पॉइंट टू बी नोटेड सर, मेरा प्रीमियम पे करना कंपनी को, ठीक है, और मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली को इंश्योरेंस का पैसा रिकवर होना, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम, इसके बीच का मेन रीजन क्या है? मेरा मौत, मतलब माय डेथ, ओके। लेकिन क्या डेथ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है? यानी किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? प्लीज बताओ सर बात। ऐसा कभी सुने हो कि इसको मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मरेगा तो पैसा मिलेगा, लेकिन क्या डेथ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है इंश्योरेंस में? जैसे नॉर्मली क्या होता है कि मानो कि एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, किसी को सुपारी देना है, उसको मारना है, मारोगे तो पैसा मिलेगा। यहाँ पर कोई किसी को सुपारी थोड़ी दे रहा है, मैंने हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे रहा हूँ, मैंने सुपारी दे रहा हूँ? सुपारी समझते हो ना? सुपारी माने जो सुपारी किलर्स होते हैं रे बाबा, अरे अंडरवर्ल्ड डॉन में चलता है ना, पैसा देते जाओ वो किसी को मारने के लिए पैसा देना। तो क्या हम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भर रहे हैं मेरे को मारने के लिए? नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर बेस करके कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता। माने ये जो डेथ इज अ मेन रीजन बट डेथ इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई बात नहीं सर, अगर थोड़ा सा समझ में आया, अब पूरा बात अभी आगे आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन प्लीज मुझे इतना बताओ, जो मैंने समझाने का कोशिश किया क्या ये बात समझ में आया? फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों मैंने आपको पहले ही इंश्योरेंस के बारे में पूरा कहानी सुना दिया, ठीक है, राम कहानी सुना दिया इंश्योरेंस के बारे में। एक्चुअली ये जो इंश्योरेंस है, अच्छा इंश्योरेंस के अलावा और भी चीज होते हैं जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को दर्शाता है। जैसे कॉन्टिंजेंट कितना इंटरेस्टिंग चीज है देखो सर, आप लोग दुर्गा पूजा के टाइम पे कोई गैजेट परचेस किए हो किसी ने भी? बोलो सर, कोई भी गैजेट, लाइक स्मार्ट वॉच एटलीस्ट, एनीवन सर, कोई गैजेट लिए सर? अरे बोलो ना, मैं थोड़ी ना आपका गैजेट लेके आऊंगा घर से जाके। नहीं सर, नहीं सर, नहीं लिया। नहीं लिया? अच्छा, कभी तो लिया होगा, दुर्गा पूजा में नहीं लिया, पहले कभी तो लिया होगा, ठीक है। अच्छा, जब आप कोई गैजेट परचेस करते हो तो आपके मन में एक चिंता होता है कि अगर आप कंपनी का लेना इसलिए पसंद करते हो क्योंकि कंपनी गारंटी देता है,
है ना सर? गारंटी या फिर वारंटी देता है कि नहीं देता? हाँ सर। इसका मतलब आपको चिंता हो जाता है ना, आपको ये चिंता रहता है कि प्रोडक्ट परचेस करने के बाद अगर प्रोडक्ट खराब हो जाए तो एक तो पैसा का बर्बादी, एक तो पैसा का बर्बादी, दूसरा आपका एक जो टाइम था, एक जो शौक था, ठीक है, घड़ी पहन के घड़ी का एक इस्तेमाल भी करना है और थोड़ा सा स्टाइल भी देना है ना? इसका यूटिलिटी तो है ही, टाइम बताता है, फिर और भी चीजें बताते हैं स्मार्ट वॉच, और साथ में एक स्टाइल स्टेटमेंट भी हो जाता है ना, अच्छा लगता है। स्मार्ट वॉच के साथ साथ एक स्मार्टनेस भी आ जाता है। ठीक है, कैसे स्मार्टनेस आता है वो तो मुझे नहीं पता पर आता तो है, लोगों को खुद को लगता है कि मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ, वट एवर। सर पॉइंट इज दैट कि हम जो भी है इसका दाम 1499 बता रहे हैं, अगर इसके जगह ये 14,999 भी बताता, फिर भी हम लोग एज ए कंज्यूमर गारंटी या वारंटी के बारे में सोचते हैं, और सोचेंगे क्यों नहीं, है ना? तो ये गारंटी या वारंटी आपको कब मिलता है? प्लीज टेल मी सर। मानो कि अच्छा, आप घड़ी खरीद रहे हो क्या घड़ी खराब होने के लिए कि घड़ी चलाने के लिए? माने आपका घड़ी काम करे यही आप चाहते हो, या फिर आप घड़ी इसलिए खरीदते हो कि तो घड़ी खराब हो जाएगा इसलिए मैं घड़ी खरीद रहा हूँ? प्लीज मेरा बात का मतलब समझना। घड़ी खरीदने का पर्पस क्या है? ऑब्वियसली घड़ी का काम जो है वो करना, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग वारंटी ढूंढ रहे हैं या गारंटी ढूंढ रहे हैं, मतलब हमारे मन में चल रहा है कि घड़ी खराब हो जाएगा। और ये जो, अच्छा ये घड़ी खराब होगा, ये सर्टेन है कि अनसर्टेन है? अगेन वही क्वेश्चन। स्मार्ट वॉच का अनसर्टेन है, बात समझ रहे हो ना सर? ये खराब होगा कि नहीं होगा ये अनसर्टेन है, ये एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। तो ये भी एक कॉन्टिंजेंट कॉन्सेप्ट हो गया, होगा कि नहीं होगा कंपनी को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, पर जब होगा कंपनी क्लेम देगा। उसका भी एक टाइम लिमिट रहता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, 1 ईयर वारंटी, मतलब अगर 1 साल के अंदर कुछ होता है तो कंपनी आपको ये रिप्लेस करेगा या फिर सर्विस सेंटर में फ्रीली रिपेयर करके देगा, डिपेंड करता है कंपनी का क्या रूल्स है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें रिप्लेस भी करता है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें कंपनी उसको ठीक करके देता है, वो डिपेंड करता है। नॉर्मली जब रिप्लेस करता है तो उसे गारंटी कहते हैं, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वारंटी एंड गारंटी। गारंटी में रिप्लेसमेंट मिल जाता है और वारंटी में नॉर्मली वो रिपेयरिंग का सर्विस मिलता है। लेकिन सर ये वारंटी इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस, अगर ये वारंटी तब यहां से हट जाता है, आपको नहीं लगता कि इसका सेल गिर जाएगा? हाँ सर, तब हो सकता है कि अगर इसका दाम तब अगर 299 हो तो शायद आप परचेस करें, क्योंकि 299 की चीज पे शायद आप, शायद क्यों, कोई भी वारंटी के लिए नहीं जाएगा, है ना? लोकल चीज जैसे होते हैं ना, चाइना प्रोडक्ट, बड़ा बाजार में, चाइना मार्केट में, या धर्मतला के फुटपाथ में हम लोग देखते हैं ना सर, 299 में भी घड़ी मिल जाता है सिमिलर लुकिंग्स का, लेकिन अंदर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, आज खरीद रहे हो कल खराब हो जाएगा, शायद जिस दिन लिए उसी दिन खराब हो जाए, लेकिन उसके लिए मैक्सिमम आप 299 या 199 दाम दे सकते हो, 1,500 थोड़ी ना पे करोगे। तो ये एक वर्ड यहाँ से हट जाएगा ना तो इसका सेल गिर सकता है, इसका बिजनेस में इंपैक्ट आ सकता है, कंपनी के गुडविल में इंपैक्ट आ सकता है। सो देयर आर वेरियस रीजंस जो होता है। नाउ पॉइंट इज नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड सर। तो आपको मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा था कि ये जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये कितना इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जब भी आपका प्रोडक्ट खराब होगा, जब भी आपका प्रोडक्ट खराब होगा, आप सबसे पहले भागा भागा सर्विस सेंटर में जाओगे, सबसे पहले आप वही करोगे कि नहीं भाई पैसा दे के लिया है, क्यों खराब होगा, कंपनी ने बोला है 1 साल के अंदर अगर खराब होगा, भागा भागा सर्विस सेंटर जाओगे। और कंपनी अपने पॉकेट से खर्चा करके, अच्छा अब ये सवाल उठता है, कंपनी पॉकेट से खर्चा करते है कि वारंटी का दाम ले लेता है? सर नॉर्मली ले लेता है, ठीक है, हो सकता है कि वारंटी का जो चार्जेस है 300 टका हो सकता है, रिपेयरिंग कॉस्ट, कंपनी उसके ऊपर ये दाम ऐड करता है, ठीक है, पॉकेट से लेके ना पैसा बिजनेस नहीं होता, वो कंपनी एक एस्टिमेशन कर लेता है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरा कितना खर्चा हो सकता है, क्योंकि घड़ी खराब होगा तो जाके कस्टमर आएगा, खराब नहीं होगा तो नहीं आएगा। अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि 1 साल में कितना घड़ी खराब होता है, वो कंपनी ना देख लेता है। आप लोग जब आगे आगे एडवांस लेवल में पढ़ाई करोगे ना,
ठीक है, या जो लोग ऑलरेडी करते हो, ठीक है, जैसे एक सब्जेक्ट होता है कॉस्टिंग बोल के, ठीक है, कॉस्टिंग नॉर्मली मैम पढ़ाते हैं ना आप लोगों को, तो उसमें देखना एक टॉपिक आता है नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस का, ठीक है, जो लोग अभी कॉस्टिंग करते हो, या तो सीए इंटर या सीएमए इंटर एज वेल एज सीए एग्जीक्यूटिव लेवल में भी है, और बीकॉम लेवल में भी कॉस्टिंग का पेपर होता है, एमकॉम लेवल में, एमबीए लेवल में भी होता है। सो कॉस्टिंग में क्या होता है, एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस की कॉन्सेप्ट रहता है। तो उसमें ना कंपनी को ना पता होता है कि एक साल में उसका कितना घड़ी खराब होता है या हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी होता है कि भाई मेरा 10% घड़ी खराब होता है, तो कंपनी उसके ऊपर बेस करके ना अपना एक एस्टिमेशन या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बना के रखता है, प्रोविजंस करके रखता है, नहीं तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो जो भी हो, मुझे आपको कॉस्टिंग नहीं सिखाना है अभी, ठीक है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ दिस ऑल आर पार्ट ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस का पार्ट जैसे लॉ भी है, बिजनेस का पार्ट अकाउंट्स भी है, बिजनेस का पार्ट कॉस्टिंग भी है, फाइनेंस भी है, सब कनेक्टेड है सर, ठीक है। लॉ लीगल एक्शन लेना है कि नहीं लेना है उस पर बात करता है, लेकिन जब भी कोई लीगल एक्शन का मैटर आ जाता है उसके पीछे अकाउंटिंग या मॉनेटरी मैटर आ जाता है, और मॉनेटरी मैटर जैसे ही आ जाता है कंपनी का अकाउंट्स और कॉस्टिंग में इंपैक्ट पड़ता है। अच्छा मानो कि कोई कंपनी वादा किया, वारंटी दिया, और वारंटी का निभाया नहीं, मतलब जब आप कंपनी के सर्विस सेंटर में जा रहे हो, आप जाके देख रहे हो कि कंपनी का सर्विस सेंटर बंद है, या फिर कंपनी सर्विस देना नहीं चाहता, तब आपके पास क्या उपाय है, आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर बिल है, ठीक है, प्रोडक्ट का, और वारंटी कार्ड या जो भी चीजें चाहिए होता है, सब कुछ अगर आपके पास है, आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो, ठीक है, वहां पर जाके आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो। और इवन अगर कंज्यूमर फोरम भी एक कोर्ट ही होता है सर, कंज्यूमर कोर्ट एक्चुअली, ठीक है, तो कंज्यूमर कोर्ट से भी अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो, डिपेंड करता है कि उसका क्या मेटेरियलिटी है, माने कितना वैल्यूएशन है, ठीक है, जिसके लिए आप लड़ाई कर रहे हो, बहुत कुछ हो सकता है सर। बात 1400-1500 टका का नहीं है, बात लीगलिटीज का है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सर आप लोगों को बात? प्लीज टेल मी। हाँ सर, वही किस्सा कहानी आप लोगों का माथा खाने का, फिर से समय मिल गया मेरे हाँ को। सर, हाँ सर, समझ में। ओके सर, ठीक है। सो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? चलो आप पूरा एकदम किताबी बात करेंगे, इतना देर से मैं आपको कहानी में और एग्जांपल्स पे लपेट लिया था, अब चलो किताबी बात करते हैं। सो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट एंड वेजरिंग। वेजरिंग भी एक चीज है सर, इसके बारे में भी मैंने बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बताया था। कॉन्टिंजेंट भी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, वेजरिंग भी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, बट वेजरिंग इज अ जुआ, बट कॉन्टिंजेंट इज नॉट जुआ। मैंने वेजरिंग जो होता है ना, वो स्पेकुलेशंस होते हैं, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, कॉन्टिंजेंट भी स्पेकुलेशंस है, पर देयर इज अ थीन लाइन बिटवीन कॉन्टिंजेंट एंड वेजरिंग, समझना पड़ेगा सर। वेजरिंग स्पेकुलेशन है, जुआ है, कॉन्टिंजेंट इज नॉट जुआ, स्पेकुलेशन नहीं है ये, पर फिर भी दोनों ही फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, दोनों ही अनसर्टेन है, पर फिर भी दोनों के बीच में एक थीन लाइन है, ये बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा। लेकिन सर ये डिफरेंस समझने से पहले, अच्छा वेजरिंग के बारे में मैंने पहले भी बात किया हूँ क्लास में, लेकिन कॉन्टिंजेंट के बारे में डिटेल्स में बात नहीं किया, अभी मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले कॉन्टिंजेंट को थोड़ा अच्छे से और समझ लेते हैं, ठीक है। So we shall briefly examine what is called contingent contract, its essentials and rules regarding enforcement of this type of contract. मतलब क्या है लीगलिटीज है, क्या enforcement का नियम कानून क्या है? The Contract Act recognizes certain cases in which an obligation is created without a contract. Contract Act recognizes certain cases in which an obligation is created, माने एक obligation create हो जाता है, ठीक है, किसके बीच में? Promisor and promises के बीच में, without a contract. Such obligation arise out of certain relation which cannot be called as contract in the strict sense. There is no offer, no acceptance, no consensus addendum. माने consensus addendum क्या होता है? Same thing in same sense. And in fact, neither agreement nor promise, and yet the law imposes an obligations on one party and confers a right in favor of the other. उसे क्वासी कहते हैं। एक्चुअली क्वासी के बारे में मुझे बाद में बात करना है, यहाँ पर बीच में थोड़ा क्वासी के बारे में भी बता दिया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कहीं नहीं था, अचानक से टूट पड़ा, तो बाद में आते हैं सर, ठीक है। क्वासी क्या है? क्वासी में एक्चुअली दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन
कुछ ऐसा हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वो क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आगे बात करूंगा। लेकिन कॉन्टिंजेंट क्या है? कॉन्टिंजेंट बेसिकली जो एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सेक्शन 31 बात करता है, ठीक है। अब किताबी बात कर रहा हूं सर, सुनना। इतना देर से मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स एंड रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ बात कर रहा था। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि जो मैं इतना देर से आपको एग्जांपल्स एंड रियल लाइफ सिनेरियोज को कनेक्ट कर रहा था, अब वही चीज आप यहाँ पर किताबी बुकिश लैंग्वेज में देखोगे, ठीक है। एक ही चीज है, ठीक है, पर समझने का अंतर है, ठीक है। जो मैं आपको कहानी से बता रहा था, रियल लाइफ एग्जाम्पल से बता रहा था, अब उसी चीज को आप किताबी बातों पे देखोगे। तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या बता रहे हैं, देखो सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है। सेक्शन 31, सेक्शन याद रखे सर, सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो कॉपी होता है ना एग्जाम का, उसमें सेक्शन वाइज मेंशन करके लिखने का बड़ा जरूरत पड़ता है, क्योंकि इस पे मार्क्स डिपेंड करता है। आप लोग समझ सकते हो, आप लोग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो, लिखने का ढंग काफी मेहनत, मतलब क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस रखता है कि आप कितना बेहतर तरीके से लिख पा रहे हो, एग्जामिनर कितना अच्छे तरह से आपका लिखा को समझ पा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ध्यान से सुनना बात को, थोड़ा कंफ्यूज करेगा पर अंत में समझ में आ जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना कुछ करने के लिए या तो कुछ ना करने के लिए, ठीक है। इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, माने जिस पर्टिकुलर मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इफ सम इवेंट, इवेंट माने घटनाएं, ठीक है, कोलैटरल माने रिलेटेड घटना, टू सच कॉन्ट्रैक्ट, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड घटना घटता है या तो नहीं घटता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड घटनाएं घटता है, घटना माने समझते हो ना, किसी चीज का होना, ठीक है। और डज नॉट हैपन माने ना होना, माने होने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ना होने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब नहीं होगा तो भी पेमेंट हो सकता है, हो गया तो भी पेमेंट हो सकता है। सर ये गजब बात कर रहे हैं। हाँ सर, कोई गजब नहीं है, इतना देर से मैं आप लोगों को वही चीज समझाने का कोशिश कर रहा था। इंसान मर भी सकता है, इंसान का मौत देरी करके भी आ सकता है, ठीक है। घड़ी खराब हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। हम जब स्मार्ट वॉच परचेस कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि वारंटी दिया कंपनी तो घड़ी का खराब होना ही है। मानो कि आपने एक कार परचेस किया, ठीक है। अब मुझे बताओ, टीवी में कितना कार का इंश्योरेंस देखते हो? हाँ सर, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, 2 मिनट आप वर्ल्ड कप देखना चालू करो, 4 ऐड आ जाएगा। हाँ सर, 4 ऐड आ जाएगा, वो भी कार इंश्योरेंस के बारे में। उसमें से विराट कोहली एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट कर रहा है, कुछ डिजिट बोल के, हाँ ऐसे बोलते हैं, गो दी डिजिट 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 इंश्योरेंस, ठीक है। कोई बोलता है दिस इज बेस्ट सूटेड फॉर अवर सेकेंड कार, ठीक है। जो कम गाड़ी चलाते हैं वो कम इंश्योरेंस पे करते हैं। सर गजब गजब, ये देखो, ये एको इंश्योरेंस के बारे में बाप बेटी ऐड दे रहा है, सैफ अली खान, सोहा अली खान, नहीं सोहा नहीं, क्या नाम है इनका, अरे इस एक्ट्रेस का नाम बताओ, भूल गया। सोहा तो इसका सिस्टर है, क्या नाम है इनका, बड़ा फेमस है। अरे आप लोग ज्यादा जानते हो, बोलो ना, मैं नाम भूल जाता हूँ। सारा सारा अली खान, ठीक, मुझे पता है सर, सब पता है, ये सारा अली है। अब चलो पॉइंट ही नहीं है कि ऐड कौन दे रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब गाड़ी खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस पे करते हैं। अच्छा, क्या इंश्योरेंस इसलिए पे करे कि मेरा गाड़ी एक्सीडेंट करेगा, इसका कोई गारंटी दे सकता है कोई कि गाड़ी एक्सीडेंट करेगा ही करेगा? लेकिन आप बिना इंश्योरेंस का गाड़ी चलाओगे तो रास्ते में पुलिस आपको तंग करेगा, गाड़ी का इंश्योरेंस कहाँ है? इंश्योरेंस के भी टाइप्स होते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी करना पड़ता है। थर्ड पार्टी माने, मानो कि आपने जिसको, आपका गाड़ी, आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाए और जिसको आपने ठोका उसका भी इंश्योरेंस होता है। मानो किसी इंसान को ठोक दिया रास्ते पे, तो आपका गाड़ी में इंश्योरेंस रहेगा ना, तो कंपनी को वो थर्ड पार्टी को भी पेमेंट करना पड़ता है और उसका भी क्लेम आप यहाँ से ले सकते हो। गजब गजब इंश्योरेंस होता है सर, ठीक है। नाउ पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट ये है कि गाड़ी एक्सीडेंट करेगा इसका गारंटी कौन लेके रखा है, और कौन सा इंसान गाड़ी खरीदते हैं एक्सीडेंट करवाने के लिए? तो टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस
इंडेमनिटी, इंश्योरेंस तो मैं आपको बता रहा था, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब होता है सर लॉस को भरपाई करना, लॉस को भरपाई करना, रिकवर करना, ठीक है। इंडेमनीफाई, इंडेमनीफायर क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति, बंगाली में बोलते हैं क्षतिपूरण। मानो कि आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि भाई अगर तेरे बिल्डिंग में आग लग जाए तो पेमेंट मैं करूंगा, अगर तेरा गाड़ी किसी को ठोक दे तो उसका पेमेंट मैं करूंगा, अगर तेरे को कुछ हो जाए तो मैं देख लूंगा। अच्छा, कुछ हो जाए, क्या सवाल कर रहे हैं? कुछ हो जाए माने होगा कि नहीं होगा, दोनों को नहीं पता। किसी को कुछ हो जाए या ना हो जाए, तेरा तबीयत खराब होगा तो पेमेंट मैं करूंगा, करते हैं ना सर। तो ये जो इंडेमनिटी माने क्षतिपूरण, या फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति, ओके, या लॉस को भरपाई करना, ये भी एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। इंश्योरेंस के बारे में तो मैं तब से बोल ही रहा हूँ। गारंटी, जैसे आपको स्मार्ट वॉच का गारंटी के बारे में बता रहा था, ये सब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। कुछ एग्जांपल्स दिया है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 1 लाख इफ बीज हाउस इज बर्न्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 1 लाख बेसिकली ये इंडेमनिटी है। ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि अगर तुम्हारा घर में आग लग जाता है तो मैं 1 लाख दूंगा। नॉर्मली गवर्नमेंट ऐसा करता है, गवर्नमेंट ऐसा करता है गरीबों के लिए, ठीक है। अगर घर में कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट उसका इंश्योरेंस भी करवाते हैं। प्रधानमंत्री ये इंश्योरेंस करता है ना सर, प्रधानमंत्री इंश्योरेंस वगैरह चलता है, सरकार की तरफ से भी होता है इंडेमनीफाई करना। तो कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 1 लाख इफ बीज हाउस इज बर्न्ड, दिस इज द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, घर में आग लगेगा इसका कोई गारंटी है? हेलो सर, आप लोग बात समझ पा रहे हैं? यस और नो? कनेक्टेड हो रहा है ना सर बातें? टेल मी सर, समझ में आया इसका कोई गारंटी है? सर चलो ये भी अनसर्टेन है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आए या ना आए ये भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है क्या, आपको जैसा ठीक लगे। लेकिन हाँ, जो सुन रहा है वो समझ जरूर लेगा, जो सुन नहीं रहा है वही समझ नहीं पाएगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 1 लाख इफ बीज हाउस इज बर्न्ड, दिस इज ए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अच्छा, कॉन्टिंजेंट क्यों? क्योंकि घर का जलना यानी घर में आग लगेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई सर्टेन नहीं है ये बात। दिस इज नॉट सर्टेन, ठीक है। ये एक अनसर्टेन मैटर है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, ठीक है, इसीलिए ये कॉन्टिंजेंट है। आगे और भी देखो, मजा आएगा। He makes a contract with B to buy his house for 5 lakh if he is able to secure to bank loan for that amount. ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैं घर लूंगा, तुम्हारा घर 5 लाख पे लूंगा अगर मैं बैंक से लोन जुगाड़ कर लेता हूं तो। अच्छा, ये कॉन्टिंजेंट कैसे बन गया? किस कारण से ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट है? सवाल है मेरा आप लोगों से। मैं ए बोल रहे बी को भाई मैं तुम्हारा घर 5 लाख पे लूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कॉन्टिंजेंट क्यों हुआ? मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो इस मैटर को कॉन्टिंजेंसी पे डालते हैं? ऐसा क्या बात है इस पर्टिकुलर पॉइंट में? जैसे यहाँ पर आग लगना एक कॉन्टिंजेंट मैटर था, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। ये वाला एग्जांपल पे कॉन्टिंजेंट मैटर कौन सा है? बोलो सर, थोड़ा ट्राई करो। आई एम वेटिंग फॉर एनीवन्स आंसर, कोई तो बताए। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ऐसा क्या मैटर है जो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से कौन सा बात अलग करता है इस कॉन्ट्रैक्ट? हाँ बोलो सर। हाँ हाँ हाँ, बैंक से लोन मिलना वो सर्टेन नहीं है। हाँ सर, वेरी गुड। बैंक से लोन मिलना सर्टेन नहीं है, वेरी गुड सर। अरे बैंक किसी को भी थोड़ी ना लोन दे देता है, राह चलते कोई भी बैंक में जाएगा और बैंक उसको लोन दे देगा? हाँ, मतलब मुंह उठा के चले जाएंगे और बैंक मेरे मुंह देख के मेरे को लोन दे देगा? नहीं, ना तो मुंह देख के लोन देता है और ना ही आप तो मतलब क्या बोलेंगे सर। बैंक उसको लोन देता है जो लोन रीपे करने लायक होते उसी को लोन देते हैं। या तो आपके पास इनकम का फ्लो हो,
या फिर आपके पास प्रॉपर्टी हो, ठीक है। और साथ में आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है कि भाई अगर आगे कोई लोन लिया है, प्रॉपरली पे किया है कि नहीं, ठीक है। तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होने से भी आपको लोन इजीली मिलता है। अगर मानो कि आपने पहले भी लोन लिया और कभी मानो आपके पास प्रॉपर्टी अच्छा खासा है, पर आप ना लोन टाइम पे पे नहीं करते हो, या फिर लोन मारने का आदत है किसी का, ठीक है। इस बैंक से लोन लिया, फिर दूसरे बैंक में लोन लिया और लोन मारता फिरा, ठीक है। और अगर ऐसा आदत एक बार बैंक के सर्वर में आ जाता है ना, तो कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि आजकल कोर बैंकिंग सिस्टम है। आप एसबीआई में धोखाधड़ी करोगे तो कोटक बैंक आपको पकड़ लेगा कि भाई इसने एसबीआई में धोखा किया था, अब कोटक को धोखा देने आया। तो इतना आसान नहीं है आज के डेट में, पहले का जमाना था सर। आज से 20 साल 30 साल पहले आप एक बैंक से धोखा देके दूसरे बैंक में जाते थे, शायद आपको कोई पहचान ना पाए, लेकिन आजकल पॉसिबल नहीं है। आजकल अगर एक बैंक को धोखा कोई देता है ना सर, तो दूसरा तीसरा चौथा जितना भी बैंक्स है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे एनबीएफसी हो, ठीक है, किसी भी बैंकिंग टाइप कोई भी चीज हो, आपको पता उसको पता लग जाएगा, क्योंकि सारा खेल आरबीआई सर्वर में है। और सबको पता लग जाएगा कि ये बंदा पहले भी लोन फेलियर किया है। चलो सर, ये सब तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा जिंदगी के साथ भी, लेकिन पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर लोन पाना एक कॉन्टिजेंसी का मैटर है, ठीक है। मिल भी सकता है, ना भी मिल सकता है, ठीक है। इसीलिए ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि ये फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है कि अगर फ्यूचर में बैंक में आपको लोन मिला तो जाके आप घर परचेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ पर एक बात बार बार हो रहा है सर, कोलेटरल इवेंट, है ना। इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन इज दैट सर कोलेटरल इवेंट का मतलब क्या है। इसके लिए एक बड़ा फेमस केस बना था बिजनेस लॉ में, यूरोपियन केस है लंदन का, पॉलोक वर्सेस मुल्ला, ठीक है। पॉलोक वर्सेस मुल्ला, आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन होगा, आई थिंक मल्ला या मुल्ला कुछ तो होगा, पॉलोक तो समझ में आ रहा है। तो पॉलोक एंड मुल्ला का केस क्या है, collateral event as an event which is neither a performance directly promised as part of the contract nor the whole of the consideration for a promise। collateral किसको कह रहे हैं, collateral event as an event, collateral उस घटना को कहते हैं जो ना तो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई परफॉर्मेंस करने का डायरेक्ट प्रॉमिस करता है, नॉर दी होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस। अब आगे कुछ एग्जांपल बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी के साथ 1 लाख रुपया देने के बारे में, इफ बीज हाउस इज बर्न्ड, this is a contingent contract. Here the burning of B's house point to be noted again। ये बात मैं पहले भी कर रहा था, जब मैं आपको किताबी बात नहीं कर रहा था, जब क्लास के एकदम स्टार्टिंग में जब मैं कुछ रैंडम एग्जांपल्स एंड कहानी सुना रहा था आप लोगों को, तब भी मैं यही बात उठाया था, इसी चीज को समझाने का कोशिश कर रहा था। इंश्योरेंस का एग्जाम्पल दे रहा था और मैं बार बार बता रहा था कि डेथ के कारण ही इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है, पर डेथ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता। यहाँ पर वही बात कर रहे हैं सर, burning of the bee's house is neither a performance promised as part of the contract nor it is the consideration obtained from B। The liability of A arises only on the happening of the collateral event। again बात को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। A B को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 1 लाख देने का, if B's house is burnt, घर जलेगा तो 1 लाख देंगे। तो घर जलना कॉन्ट्रैक्ट का मेन मैटर है, बट ये परफॉर्मेंस का पार्ट नहीं है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग हमेशा देखते हैं कि एक बंदा कुछ चीज परफॉर्म करता है तो ही बदले में उसको कंसिडरेशन मिलता है। तुम मुझे जमीन बेचोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, तुम मुझे घर बेचोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, ठीक है, तुम मेरे लिए ये काम करके दोगे तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, है ना। तो दैट इज ऑल्सो एक कोलेटरल हो रहा है सर, उसमें एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि जिस पर्टिकुलर मैटर को लेके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो परफॉर्मेंस का पार्ट ही नहीं है। माने घर का जलना कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि भाई इसका मतलब ये थोड़ी है कि बी जाके अपना घर जला देगा, क्योंकि घर जलेगा तो ए से 1 लाख मिलेगा, तो क्या घर जला देगा। हाँ सर, एक लाख के लिए घर जला देंगे क्या।
क्या मैटर समझ में आया आपको बात, कि यहाँ पर घर जलने का परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं। लेकिन घर जलना कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा है, घर जले तो 1 लाख दिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जाके घर जला दे। तो यार burning of the bees house is neither a performance promised as part of the contract nor it is the consideration obtained from bee। ना तो ये कोई consideration है, ना ही ये परफॉर्मेंस करना है, लेकिन फिर भी अगर घर जलेगा तो पैसा दिया जाएगा। एक लाइबिलिटी तभी अराइज होगा जब पर्टिकुलर इवेंट होगा। इस घर जलने को कोलैटरल इवेंट कहते हैं। इस पर्टिकुलर घर जलना, किसी का डेथ होना इंश्योरेंस के केस में, घड़ी का खराब होना, घड़ी का खराब होना कोलैटरल इवेंट है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। घड़ी खराब होगा तो कंपनी आपको वारंटी या गारंटी दे रहा है, लेकिन घड़ी खराब करना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है कि आप जाके घड़ी खराब कर दो तो कंपनी आपको रिप्लेस करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शनल सिचुएशन बताते हैं आपको। इलीगल बातें हैं, लीगल बातें नहीं है, इलीगल बातें। सुना हुआ है, कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है सर। एक कंपनी वेस्ट बंगाल में एक बड़ा फेमस शॉपिंग मॉल है, आप लोग भी शायद ब्रांड का नाम सुने होंगे, सिटी मार्ट बोल के। नाम सुने हो सर? हाँ, ये मेनली वेस्ट बंगाल का ही कंपनी है, कोलकाता बेस्ड। नाम सुना है कि नहीं, प्लीज टेल मी। हाँ सर, हाँ सर। चलो, सिटी मार्ट का एक किस्सा है, किस्सा ही बोलूंगा क्योंकि कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं है, पर ऐसा खबर आया था, ऐसा और भी चीजें हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। सिटी मार्ट का जो मेन जो सबसे बड़ा जो है वो धर्मतला में है सर, अभी और बड़ा हो गया सिटी मार्ट। तो सिटी मार्ट का जो शॉपिंग मॉल धर्मतला में है, तब बिग बाजार वगैरह भी नहीं आया था, सिटी मार्ट इतना पुराना है। तो उस टाइम से ये चल रहा था, लेकिन 2015-16 के आसपास का टाइम का बात है, मे बी, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, आपको मैं किस्से के हिसाब से बता रहा हूँ। ग्लोब लाइट हाउस जहां पर ये शॉपिंग मॉल धर्मतला में न्यू मार्केट एरिया में है, काफी दिनों से इसका ना स्टॉक बढ़ रहा था, सेल उतना अच्छा नहीं हो रहा था। न्यू मार्केट के पास ही फायर ब्रिगेड है, इसमें आग लगा था, बोला गया थी, बोला मतलब खबर दिया गया कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, ये खबर दिया गया। लेकिन फायर ब्रिगेड पहुंचने में 1-1.5 घंटा 2 घंटा देरी हुआ, लेकिन एकदम बगल में ही फायर ब्रिगेड था और ये पूरा जला। और बदले में इंश्योरेंस में काफी पैसा था इनका, इंश्योरेंस क्लेम का पैसा उनको मिला, फिर उसी पैसे से फिर से ये अपना बिजनेस को चंगा किया। ऐसा सुनने को आया है सर, ठीक है। ऐसा दिल्ली का भी एक किसी फैक्ट्री का केस मुझे एक बार खबर मिला था, नाम याद नहीं है, पर ऐसा होता है, करता है काफी लोग, लेकिन दिस इज नॉट लीगलिटी। हाँ, क्योंकि अगर आग लगेगा तो फायर इंश्योरेंस है, तो फायर इंश्योरेंस में मेरा पैसा रिकवर होगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप फायर कर दोगे अपने गोडाउन में, नहीं मेरा तो इंश्योरेंस है, आग जला देते हैं, नहीं सर, इंश्योरेंस है बोल के कोई आग नहीं जला देता, डेथ इंश्योरेंस किया हुआ है बोल के कोई अपने को मार नहीं देता, ये एथिक्स नहीं होता है। अगर ऑडिट में प्रूव हो जाता है, क्योंकि इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी इतना आसानी से किसी को पेमेंट नहीं करता। गाड़ी ठोकने पे ही ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी आके आपको गाड़ी का इंश्योरेंस दे देता है, वो वैल्यूअर को बुलाते हैं, इंश्योरेंस का पूरा वो पूरा एरिया को ना नाकाबंदी कर देता है, पूरा उसको ना पूरा कवर अप कर देता है, ना किसी को आने देता है ना किसी को जाने देता है उस एरिया में, ठीक है। फिर उस एरिया को पूरा देखता है, आसपास के लोगों को पूछताछ करते हैं कि सच में एक्सीडेंट हुआ है कि जानबूझ के ठोका है, जस्ट इंश्योरेंस क्लेम के चक्कर में तो नहीं ठोक दिया, ये सच में एक्सीडेंट हुआ है। इतना आसान नहीं होता, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी में जो लोग बैठे होते हैं ना, वो दिमाग में भी अच्छे होते हैं, वैल्यूएशन करना भी जानता है, ठीक है, समझ रहे हो बात मेरा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड मैटर आगे आगे जब आप लोग और भी आगे आगे और भी एडवांस लेवल में जब आपका रियल लाइफ मौका मिलेगा ना, आपको और पता लगेगा सब। लेकिन मैं जस्ट आपको बताने का कोशिश कर रहा था कि घर जलना, किसी का डेथ होना, घड़ी का खराब होना, दिस ऑल आर इवेंट और कोलैटरल, ठीक है, लेकिन ये परफॉर्म करना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। मेरा फायर इंश्योरेंस किया हुआ है बोल के मतलब ये नहीं कि मैं फायर आग लगा दूंगा मेरे गोडाउन पे, नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर प्रूव हो जाए ना, मे बी सीसीटीवी फुटेज समथिंग,
तो कंपनी आपको एक पैसा नहीं देगी, इंश्योरेंस कंपनी आपको एक पैसा नहीं देगी। आशा करता हूँ कि बात समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ में आया सर कोलैटरल इवेंट क्या है इस मैटर पे? কি বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না বলো স্যার? হ্যালো, বুঝতে পারা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? हाँ सर समझ पा रहे हैं। एक और एग्जांपल है, क्या बोलते हैं कि एग्रीज टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी इफ हर वाइफ शी डाइज। एग्रीज टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी अगर उसका बीवी मर जाता है। क्या गजब गजब एग्जांपल है। किसी का बीवी को मारने के बाद किसी का प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करना। दिस इज द काउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन शी डाइज। अगर ये मरेगा तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा। चलो जो भी है कॉन्टिजेंट है, मरने के बाद ही ट्रांसफर हो सकता है, मरने के पहले नहीं, ठीक है। Essential of a contingent contract. The performance of the contract would be depend upon happening or non-happening of some event or conditions. ठीक है। The condition may be precedent or subsequent. Condition पहले का भी हो सकता है, बाद का भी हो सकता है। जैसे कि ये promise to pay 50,000 to B if it rains on first of the next month. ध्यान से सुनना बात को। क्या कहता है? कहता है कि अगर मंथ के स्टार्टिंग में रेन होता है, बारिश होता है, ठीक है, तो ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। सर बारिश होना तो एक वेजरिंग हो गया। हाँ सर ये वेजरिंग भी है, पर ये कॉन्टिजेंट भी यहाँ पर है, क्योंकि आप कुछ होना या ना होने के ऊपर दाव लगा रहे हो। ये प्रॉमिस टू पे भी 50,000 टू इफ इट रेन्स ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। The event referred to as collateral to the contract. The event is not part of the contract. The event should be neither performance promised nor a consideration for a promise. जो मैं इतना देर से आपको समझा रहा था, इस इवेंट को लेके काम हो रहा है ना, वो ना तो परफॉर्मेंस करना है और ना ही वो कंसिडरेशन का पार्ट है, पर फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि where A agrees to deliver 100 bags of wheat and B agrees to pay the price only afterwards, the contract is conditional contract and not contingent. सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है सर। तुम मुझे 100 बैग व्हीट सप्लाई करोगे, बदले में मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, पर पहले सप्लाई करोगे बाद में पेमेंट करूंगा। ये कंडीशनल है, इसको कॉन्टिजेंट नहीं बोल सकते, because the event on which B's obligation is made to depend is part of the promise itself, not a collateral event. ये प्रॉमिस का पार्ट है, ये कोलेटरल इवेंट नहीं है। 100 बैग व्हीट आएगा और बदले में बी उसको पेमेंट करेगा, ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फर्क समझे, बहुत बेसिक फर्क है, पर ये जो डिफरेंस है ये थोड़ा समझने का कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो यही छोटा छोटा क्वेश्चन से ही स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। तो ये जो 100 बैग व्हीट सप्लाई और बदले में पेमेंट होना, ओनली आफ्टरवर्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज सप्लाई इज डन, ये कॉन्टिजेंट नहीं है, ये एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। सिमिलरली वेयर ए प्रॉमिस टू पे बी 1 लाख इफ ही मैरीज सी, पॉइंट टू बी नोटेड। ए प्रॉमिस कर रहा है मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा अगर तुम सी को शादी करते हो। अगेन दिस इज नॉट ए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉन्टिजेंट नहीं है, ये भी किसी फ्यूचर इवेंट पे या किसी अनसर्टेन या चीजों पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ए एग्रीड टू कंस्ट्रक्ट ए स्विमिंग पूल फॉर बी फॉर 2 लाख एंड बी एग्रीड टू मेक द पेमेंट ओनली द कंप्लीशन ऑफ द स्विमिंग पूल। चलो ये भी कंडीशनल है, दिस इज ऑल्सो नॉट ए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। स्विमिंग पूल बनेगा तो मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। अब आप बोलोगे सर पेमेंट तो स्विमिंग पूल बनना या ना बनने पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन सर ये स्विमिंग पूल बनना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। दिस इज द कोलेटरल इवेंट ऑफ द पार्ट, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ये परफॉर्म करना जरूरी है। लेकिन पहले जो आप देख रहे थे, जो कॉन्टिजेंट का पार्ट था, उसमें क्या था? घर जलना कॉन्ट्रैक्ट का कोलेटरल इवेंट है, पर घर जलना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है कि घर जलाना है तो पेमेंट मिलेगा। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है स्विमिंग पूल बनाना है तो पैसा मिलेगा, लेकिन वहां पर ये नहीं बताया जा रहा था कि घर जलाना है तो पैसा मिलेगा, अगर घर जल जाए तो पैसा मिलेगा। हेलो, डिफरेंस समझ में आ रहा है? फिर से मैं पूछ रहा हूँ, ये कोई बोल सकता है कि सर ये भी तो फ्यूचर इवेंट पे ही डिपेंड कर रहा है, यानी किसी को डिबेट करना है, तर्क करना है, तो तर्क दे सकता है कि सर घर जलना भी फ्यूचर पे डिपेंड करता है, स्विमिंग पूल का बनना भी फ्यूचर पे डिपेंड करता है।
लेकिन घर जलना और स्विमिंग पूल का बनना, इस दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? स्विमिंग पूल बनना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, लेकिन घर जलना कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस का पार्ट नहीं। ना तो कंसिडरेशन है, ठीक है, यही बात बार बार, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द इवेंट रेफर्ड टू एज कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, तभी वो कॉन्टिंजेंट होगा। द इवेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द इवेंट शुड बी नाइदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस्ड नॉर ए कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस। जैसे कि घर का जलना, इंश्योरेंस में डेथ होना, गाड़ी का एक्सीडेंट होना इंश्योरेंस के केस में, या किसी प्रोडक्ट का गारंटी के ऊपर बेस करके, उसमें इवेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द इवेंट शुड बी नाइदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस्ड नॉर ए कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस, तभी जाके हम उसे कॉन्टिंजेंट कह सकते हैं, अदरवाइज। बोलो सर। बहुत वाइटल पॉइंट है ये, जिसमें मैं बातचीत कर रहा हूं। कोई डाउट है क्या? पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं सर। अच्छा, और क्या कंडीशन है कॉन्टिंजेंट का? एसेंशियल कॉन्टिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। अनदर इंपॉर्टेंट बात, कॉन्टिंजेंट इवेंट कभी भी ना सिर्फ प्रोमिसर के इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता। माने क्या है ना, कई बार हम लोग इंसान ना थोड़ा सा अड़ियल टाइप का बात करते हैं, वो बोलते हैं ना अड़ियल टट्टू। ठीक है, अड़ियल क्या होता है? नहीं, मैं करूंगा, मेरी इच्छा होगा तो मैं करूंगा। अब तुम्हारी इच्छा पे दुनिया थोड़ी ना टिका हुआ है। बात समझे सर? ये ठीक है, आपकी इच्छा पे ही आप काम करोगे, मेरी इच्छा पे ही मैं काम करूंगा, पर आपका इच्छा होगा नहीं होगा ये भी एक अनसर्टेन है। क्या पता कब देवता का इच्छा हो, है ना, कब उस इंसान का इच्छा हो, किसी को नहीं पता। तो अगर हम बोले कि भाई इच्छा भी एक अनसर्टेन है, तो क्या इसको हम कंटिंजेंट कह देंगे? लेकिन नहीं सर, यहाँ पर पॉइंट है, इस बात को समझना पड़ेगा। द कॉन्टिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑफ द प्रॉमिस्ड। जो बंदा प्रॉमिस करता है उसके इच्छा के ऊपर डिपेंड करके अगर बात हो रहा है तो वो भी कंटिंजेंट होगा, ऐसा बात नहीं है। द इवेंट शुड बी कॉन्टिंजेंट इन एडिशन टू बीइंग द विल ऑफ द प्रॉमिसर। इफ ए प्रॉमिस टू पे बी 1 लाख, इफ ही सो चूजेस, अगर उसे ठीक लगे तो वो 1 लाख पे करेगा। इट इज नॉट ए कॉन्टिंजेंट सर, इन फैक्ट इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, क्योंकि ये तो खुद के साथ खुद का कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। अगर मुझे ठीक लगा तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, तुम्हारे साथ थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने, कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी ना क्रिएट किया, कुछ कॉन्सिडरेशन थोड़ी है इसमें, कुछ नहीं है। मुझे ठीक लगेगा तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। एक्चुअली ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप कोई बोलेगा कि सर ये कॉन्टिंजेंट है, सर कैसे? कोई बोलेगा कि सर ये फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, कि अगर इसका इच्छा हुआ, इच्छाधारी नागिन की तरह, ठीक है, इट्स लाइक इच्छाधारी नागिन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इच्छाधारी नागिन की तरह इच्छा होगा तो ही कुछ होगा, नहीं सर, हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। इवन दिस इज नॉट ए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। However, where the event is within the promiser's will but not merely his will, it may be contingent contract. सो समझाते हैं ये वाला लाइन, ये वाला लाइन जो है ना, इसको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर बोलता है, इफ ए promises to pay 1 lakh if it rains on 1st April and A leaves Delhi for Mumbai on a particular day। सर बात को फिर से ध्यान से सुनना, लाइन है पर लाइफ से कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने आपको लगेगा सर एक 2-4 लाइन है, पर दिस इज नॉट ए लाइन, रट्टा लगाने का चीज नहीं है ये, अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट है। If A promises to pay B 1 lakh if it rains on 1st April and A leaves Delhi for Mumbai on a particular day, it is a contingent contract because going to Mumbai is an event no doubt within A's will। दिल्ली से मुंबई जाना ए का इच्छा के अनुसार है, बट रेनिंग इज नॉट मेयरली हिज विल। बारिश होगा, ये इसके अपनी इच्छा से थोड़ी ना बारिश करा सकता है। अब कोई गाना गा देगा वो हनी सिंह का कि मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू मेरी हो जाए, वो अलग चीज है सर। हेलो, आप बात समझ रहे हो? मुझे बारिश से याद आ गया, कोई अपने मर्जी से थोड़ी ना बारिश ला सकता है। ये बारिश की बूंदे बोल के गाना गाएगा तो बारिश आ जाएगा, वो मूवी में संभव होता है, ठीक है। तुम जो कह दे तो बारिश करा दूं मैं, इट्स पॉसिबल ओनली इन सॉन्ग्स, नॉट इन रियल लाइफ, है ना, बिकॉज वो एक सुपर नेचुरल मैटर है, ऊपर वाले का इच्छा होता है तो होता है। सर
ऊपर वाले की इच्छा से नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका मानना होता है कि सर सब साइंटिफिक है। हाँ यस, एवरीथिंग इज साइंटिफिक, बट हर साइंस के पीछे कोई तो है, ये साइंस को कौन करवाता है। ऐसे हर साल मॉनसून आता है टाइमली, कभी 15 दिन 20 दिन इधर उधर होता है। अगर एक साल मॉनसून नहीं आएगा, इसमें कौन सा साइंस है? हाँ सर, कोई बताओ मुझे। अगर कोई पर्टिकुलर ईयर में मॉनसून नहीं आए, ऐसा अगर हो जाए तो हम मर जाएंगे हम लोग। इंडिया इंडिया सूखा पड़ जाएगा, आधे से ज्यादा लोग भूखा मर जाएगा। एक दो साल बस मॉनसून बंद हो जाए, खाना बंद हो जाएगा लोगों का। कौन कराता है मॉनसून? हाँ सर, वहीं पर काम आता है। जब जब साइंस को कोई लॉजिक नहीं मिलता है ना, उस चीज को हम लोग कोई गॉड कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, ठीक है, और कोई सुप्रीम पावर कहते हैं। जो भी हो, चलो अलग बात है, लेकिन दिस इज अ सुपर नेचुरल एक्टिविटी। तो ये इफ ए प्रॉमिस टू पे बी 1 lakh, if it trains on 1st April and A leave Delhi for Mumbai on a particular day, it is a contingent because going to Mumbai is an event no doubt within A's will, वो ठीक है, पर raining is not merely his will। इसलिए बोला where the event is within promises will but not merely his will, it may be contingent। तो पहला वाला केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, बट सेकंड केस में ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। बोलो सर, क्लियर हुआ ये बात? अरे हाँ या ना, कुछ तो कहो। हाँ सर। ओके, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। क्या कहते हैं? इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए, पता नहीं ये कौन सा। ठीक है, समझ रहे हो सर? मैंने पता नहीं, मैंने समझ रहे हो ना, अनसर्टेन, पता नहीं कि कैसे होगा। गाना समझ याद आ गया होगा आप लोगों को। चलो ठीक है। when the event is certain or bound to happen, अगर पता है कि क्या होगा, मैंने पता नहीं पता है तो कौन सा नशा करता है, तो फिर वो पता है वो कौन सा नशा करता है तो फिर वो कॉन्टिंजेंट नहीं है। लेकिन पता नहीं तो कौन सा नशा करता है, ये कॉन्टिंजेंट है। ठीक है, सो वेयर द इवेंट इज सर्टेन और बाउंड टू हैपन, द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू बी परफॉर्म, देन इट इज नॉट ए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। गाने का लाइन याद रखना, पता नहीं तो कौन सा नशा करता है, अगर ऐसा है तो फिर वो कॉन्टिंजेंट है, और अगर पता है तो कौन सा नशा करता है तो फिर वो कॉन्टिंजेंट नहीं है। ठीक है, एग्रीज टू सेल। सर आपका दिमाग घूम गया होगा, गाना गाना क्या सब गा रहे हो। अरे सर गाना छोड़ो यार आप, ये तो बस लाइन याद आ जाता है बोल देता हूँ। ए एग्री टू सेल इज एग्रीकल्चरल लैंड टू बी आफ्टर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी परमिशंस फ्रॉम द कलेक्टर। ए एग्री कर रहा है कि अपना एग्रीकल्चरल लैंड बी को सेल करेगा कलेक्टर से। कलेक्टर कौन होते हैं? वो गांव में होता है, शहरों में होता है कलेक्टर, जहां पर ना रेवेन्यू जमा करना पड़ता है। हर स्टेट में एक कलेक्टर ऑफिस होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। आई डोंट नो आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज है कि नहीं, पर थोड़ा बहुत नॉलेज रखना जरूरी है। हमारे देश का, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का एक कलेक्ट्रेट बिल्डिंग या ऑफिस होते हैं, कलेक्टर ऑफिसर होते हैं। आईएएस या आईपीएस या डब्ल्यूबीसीएस ऐसे ऑफिसर्स पढ़ाई करके जाते हैं, फिर वो कलेक्ट्रेट को संभालते हैं। और कलेक्ट्रेट का काम होता है देश का जो भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसका रेवेन्यू कलेक्ट करना, और बदले में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, करवाना। जैसे ए अगर बी को जमीन बेचेगा, तो जो परचेस कर रहा है ना, जो परचेस करेगा उसको कलेक्टर के घर में रेवेन्यू कुछ मैंने क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन फीस या स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट जमा करना पड़ता है। ठीक है, चलो ये सब तो अभी जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। हाँ सर, जो चीज किताब सिखाते हैं वो तो सिखाते हैं ही, पर असली खेल जिंदगी सिखाते हैं। हाँ, किताब जो आज अच्छे से पढ़ेगा जिंदगी में, जिंदगी का जो सवाल है वो जवाब ठीक ठाक देने का कोशिश कर पाएगा। जो किताब कम पढ़ेगा उसका दिक्कत ये हो जाएगी कि जिंदगी में सवाल तो आएगा पर थोड़ा सा देरी हो जाएगा उस सवाल का जवाब ढूंढने में। यही मुश्किल है और कुछ नहीं। किताब हमें हेल्प करते हैं जिंदगी का सवाल को ढूंढने में, क्योंकि असली खेल जिंदगी लेता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट तो बस एक बहाना है सर। As a matter of course, the permission was generally granted on the fulfillment of certain formalities.
it was held that the contract was not a contingent contract as the grant of permissions by the collector was almost a certainty. Yes sir, इवेंट को पहचानो, मेरा जमीन है, मैं किसी को बेचूंगा, कलेक्टर का परमिशन लेना है, तो कलेक्टर परमिशन देगा, ये नॉर्मल बात है ना। अगर कोई पार्टी पॉलिटिक्स का धंधाबाजी नहीं है तो ठीक है। मैंने क्या होता है ना, कोई वैल्यूएबल जमीन है, सरकारी लोग आके जैसे गुंडागर्दी करता है ना, सिंडिकेट करके मेरे को बेचने नहीं देगा, मेरे को खरीदने नहीं देगा, मेरे मर्जी के अनुसार चलने नहीं देगा। वेस्ट बंगाल में ऐसे सिंडिकेट का बड़ा झमेला है, ठीक है। सरकारी लोगों के अंदर कनेक्शन करके सिंडिकेट बना के रखता है, तुमको घर बनाना है, प्रमोटिंग करना है तो मेरे से ही बाली लेना पड़ेगा, मेरे से ही ईंट लेना पड़ेगा। अरे ऐसा क्यों, मार्केट को खुला रखो सर। फालतू में हर चीज में एक क्या बोलेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को करप्ट कर देते हैं, उसका भुगतना पड़ रहा है वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट पे, क्योंकि इस तरह का जो धंधाबाजी ना बहुत खतरनाक चीज है। चलो वो तो अवॉइडेबल हो जाएगा, अगर कोई जबरदस्ती प्रेशर क्रिएट करके किसी को मैंने जमीन बेचने नहीं देगा, घर खरीदने नहीं देगा, समथिंग लाइक दैट इज अवॉइडेबल, ठीक है, सिचुएशंस अलग हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली अगर सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है, देश एकदम सही हाथों में है, हर चीज लीगली परफॉर्म हो रहा है, सब लोग एक नंबरी खा रहा है। एक नंबरी खाना समझते हो, एक नंबरी मैंने अब कम खाओ पर एक नंबरी खाओ। कम खाने मतलब कहने का मतलब है ऐसे ज्यादा खा के पछता कहाँ है, सब तो सरकारी मतलब हॉस्पिटल्स और डिजीज पे चला जाता है। कम खाओ, ठीक है, बोलते हैं कि दाल रोटी खाओ, ठीक है, और सही रहो। माने एक नंबरी अगर इनकम होगा सबका, इसका देखभाल सरकार को करना है। गवर्नमेंट का एक ही काम है सर, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर रखना, 2 नंबरी को कम करना या कम एकदम हटा देना, 2 नंबरी होना ही नहीं चाहिए, तो फिर देश एकदम सही हाथ में आ जाएगा। जो भी सरकार 1 नंबरी बनाने में और 2 नंबरी हटाने में काम करेगा, उस दिन समझ लेना कि देश का डेवलपमेंट चालू हो गया, चाहे पार्टी कोई भी हो। तो सिंपल बात है, ये एक नॉर्मल इवेंट है और ये होना तय है, इसमें कोई अनसर्टेनिटी तो नजर नहीं आ रहा है। तो सिंपल बात है, जब अनसर्टेनिटी नजर आ नहीं रहा है तो इसे हम कॉन्टिजेंट कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्टिजेंट होने के लिए अनसर्टेनिटी जरूरी हो जाता है। अनसर्टेनिटी माने कि कोई चीज होगा कि नहीं होगा इसका कोई पता नहीं है, दैट्स इट। यही है कॉन्टिजेंट का कुछ बात है। बाकी कुछ और भी सेक्शंस हैं जो कॉन्टिजेंट में आपको जरूरत हो सकता है, बट मेन बात ना मैं आपके साथ कर लिया। बाकी बस क्या है ना, फॉर्मेलिटीज है, थोड़ा रीड करने का देरी है। रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बोला है, सेक्शन 31 के बारे में तो इतना देर से चिल्ला रहा हूँ। 32, 33, 34, 35, 36 ऑफ द एक्ट में भी इस पर्टिकुलर कॉन्टिजेंट को एनफोर्स करने के बारे में कहा गया है। जैसे एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, where the contract identify happening of a future contingent event, the contract cannot be enforced until and unless the event happens. If the happening of the event becomes impossible, then contingent contract is void. सर कहना क्या चाहता है, जैसे वो YouTube में एक मीम्स आता है, अरे मैंने कोई कुछ बताना चाहता है लेकिन समझा नहीं पा रहा है, तो फिर एक 3 इडियट्स का एक डायलॉग है, एक प्रोफेसर बोलता है ऐसे करके पूछता है, अरे कहना क्या चाहते हो, ठीक है, वही मैं भी बोल रहा हूँ। मैं आपको रीड तो कर दिया, फिर आगे कहना क्या चाहता हूँ वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ सर। Section 32 says that where a contingent contract is made to do or not to do anything, या तो कुछ करना या तो कुछ ना करना। If an uncertain future event happens, it cannot be enforced by law unless and until that event has happened. If the event becomes impossible, तो contract void हो जाएगा। जैसे कि अनसर्टेन है पर इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। एक सवाल मैंने आप लोगों को किया था, जैसे डेथ सर्टेन है कि अनसर्टेन है, आप लोगों ने जवाब दिया था अनसर्टेन, लेकिन मैं फिर से सवाल कर रहा हूं आपसे, जैसे डेथ सर्टेन है कि अनसर्टेन, फिर से पूछ रहा हूं मैं, ठीक से बोलो, डेथ सर्टेन है कि अनसर्टेन। जब मैंने स्टार्टिंग में पूछा, हाँ सर डेथ अनसर्टेन है, सर डेथ तो सर्टेन है ना सर, वो तो होकर ही रहेगा।
देखो सर, आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो गए। जब मैं स्टार्टिंग में पूछा था तब सिनारियो ऐसा था कि आप लोग अनसर्टेन जवाब दिए थे, मैंने कुछ नहीं बोला था। लेकिन अब एक ऐसा सिनारियो आ रहा है, अब देखो आपका जवाब और मेरा कहने का मतलब बदल जाएगा। जैसे कि सुमित ने सही पकड़ा कि सर डेथ तो होके ही रहेगा, कुछ भी कर दो। डेथ कब होगा, डेथ का टाइम जो है, टाइम ऑफ डेथ, ये अनसर्टेन हो सकता है, पर डेथ तो होना ही है। कौन अमर है सर इस दुनिया में? कोई नहीं। अमर माने समझते हो, जो मरता नहीं है। इसके बारे में महाभारत अगर आप लोग कभी पढ़ा हो, गीता या महाभारत, गीता का ही एक पार्ट है महाभारत, तो महाभारत में एक बड़ा सुंदर सा एक स्टोरी है। स्टोरी मतलब एक सिचुएशन है जहां पर महाभारत में एक कैरेक्टर है युधिष्ठिर, ठीक है। तो आप लोग जो लोग महाभारत के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो शायद पता होगा। इसको धार्मिक दृष्टिकोण से मैं नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई ऐसा नहीं बोल रहा, महाभारत हिंदुओं का है नहीं सर, किसी किताब में किसी का नाम नहीं लिखा है। बात को समझो। युधिष्ठिर महाभारत में एक बड़ा पांडव पक्ष जो थे, पांडव पक्ष का बड़ा भाई था। युधिष्ठिर को एक राक्षस का राजा, ठीक है, और यक्ष बोलते हैं, आपको मैं उतना डिटेल्स में नहीं लेके जा रहा हूँ। तो किसी ने उसको पूछा कि भाई जिंदगी का कुछ सच्चाई पूछा था, तो उन्होंने पूछा युधिष्ठिर को, राक्षस का जो राजा थे, कि तुम युधिष्ठिर तुम महाज्ञानी हो, प्रमाण करो। तो उसको एक सवाल किया था, इस दुनिया में सबसे आश्चर्य क्या है? सवाल किया था युधिष्ठिर को एक राक्षस के राजा ने ये सवाल किया था युधिष्ठिर को कि तुम महाज्ञानी हो, तुम सच सच बोलते हो, ऐसा सुना, प्रूफ करो। तो सवाल किया उसको कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आप लोग बता सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हाँ सर, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, ये आज से 5000 साल पहले कहा जाता है कि महाभारत 5-7 हजार साल पुराना है। मैंने 5000-7000 साल पुराना समय में भी ये जितना सच्चाई था, आज भी उतना सच्चाई है। अगला 5,000 साल बाद भी वही सच्चाई रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ एंटायर यूनिवर्स। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वो 7 वंडर्स वाला बात नहीं है। तो ये सवाल जब युधिष्ठिर को किया गया था तो युधिष्ठिर ने सही जवाब दिया था। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य का जवाब यही दिया था युधिष्ठिर ने कि आंखों के सामने इंसान देखता है कि सब मरता है, सब एक दिन मरता है, पर फिर भी सबको लगता है कि मैं नहीं मरूंगा। कभी पूछो अपने आप को, जवाब मिलेगा। हम अपने आंखों के सामने अपने अपने को मरते हुए देखते हैं, हर कोई। आप लोग अभी छोटे हो, बट कोई कोई तो छोटे उम्र में भी बहुत कुछ देख लेता है। डिपेंड करता है किसकी किस्मत में क्या लिखा है। सब देखता है कि अपना अपने को ही जाने देखता है, सबको पता है कि लोग मरते हैं, पर फिर भी अपने को यही लगता है लोगों को कि हम कभी नहीं मरेंगे। ऐसा ही लगता है सबको, लगता ही है। हाँ या ना? बोलो सर, इस बात में दम है कि नहीं? युधिष्ठिर यही बात जवाब दिया था कि सबको लगता है कि वो नहीं मरेगा, लेकिन सब मर रहा है, आंखों के सामने सब मर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा है कोई नहीं मरेगा। ये फील करने वाला क्वेश्चन का जवाब है सर, डायरेक्ट आंसर नहीं है इसका। समझ जाओ तो समझ जाओगे, और नहीं समझ पाओगे तो कभी नहीं समझोगे, शायद मरने के बाद भी नहीं समझ पाओगे। चलो, यही आश्चर्य है, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, कि डेथ सर्टेन है, पर फिर भी लोगों को लगता है कि मेरा डेथ ही नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि कर्म अच्छा करो, ठीक है, क्योंकि मरना तो एक दिन है ही। चलो सर, मैं कोई ज्ञानी बाबा थोड़ी हूँ कि आपको साधु बाबा की तरह बता रहा हूँ, नहीं सर, जस्ट एक सर्टेनिटी के बारे में समझाने का कोशिश कर रहा था। तो पॉइंट क्या आ रहा है सर, कि डेथ सर्टेन है, फ्यूचर इवेंट है, कब होगा पता नहीं, लेकिन सर्टेन है। So section 32 says that where a contingent contract is made to do or not to do anything, if an uncertain future event happens, it cannot be enforced by law unless and until that
इवेंट हैज हैपेंड, यानी तब तक उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता जब तक वो होता नहीं। जैसे कि जब इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, डेथ होगा तो ही क्लेम मिलेगा। अच्छा, डेथ होगा, कब होगा पता नहीं, पर डेथ होगा ये तो निश्चित है, लेकिन डेथ होने के बाद ही आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर, अच्छा डेथ इम्पॉसिबल है क्या? हाँ सर, क्या हम लोग डेथ को इम्पॉसिबल बोल सकते हैं कि नहीं, मर ही नहीं सकता? कुछ लोगों को लगा था दुनिया में, कुछ एग्जाम्पल्स दे सकता हूं। अभी रिसेंटली दुर्गा पूजा खत्म हुआ है सर, रावण दहन के बारे में आप सब कुछ जानते हो, ठीक है। ये दुर्गा फेस्टिव इसीलिए मनाया जाता है, आई डोंट नो आप में से कितना लोगों को पता है। ऐसे तो दुर्गा पूजा बहुत प्राचीन है, पर हम लोग जो दुर्गा पूजा करते हैं इसको अकाल बोधन कहते हैं। अकाल बोधन माने राम जब रावण को मारने के लिए निकला था, एक्चुअली मारने नहीं गया था, लेकिन सीता उनके वाइफ को कोई उठा के लेके जाएगा, छोड़ेगा थोड़ी, ठीक है। ये बेसिकली एक धर्म के साथ अधर्म का लड़ाई था। रावण महाज्ञानी था, महाशक्तिशाली था। राम और रावण में ज्ञान में देखो तो रावण बड़ा है, ज्ञान में भी, शक्ति में भी, हर चीज में, पैसा से हर चीज पे रावण बड़ा। पर फिर भी रावण नहीं जीता, राम जीता, वो अलग बात है। पर मैं कहना यह चाहता हूं कि रावण को भी लगा था कि उसका कभी डेथ नहीं हो सकता। इवन उसके पास मृत्युंजय यज्ञ भी था जो शिव जी से उनको मिला था, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं, मतलब बचा नहीं पाया। चाहे कितना भी शक्तिशाली कोई बन जाए, नहीं मतलब ये आप बोलोगे सर ये कहानी है, पर ये सच्चाई है। कोई बोल सकता है ये कहानी है, अगर कहानी भी है ये इतना ही सच है अगर आप समझ पाओ तो। पावरफुल होना इज नॉट द बिग थिंग सर, बिग थिंग इज दैट कि सच्चाई, ये सच्चाई है कि पावरफुल होने के बाद भी आपको मरना पड़ सकता है और पड़ेगा, तो ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। और ये हम लोग जो दुर्गा पूजा करते हैं ना, ये वही वाला दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं, अकाल वधन बोलते हैं इसको। राम जब रावण को मारने के लिए 9 दिन का तपस्या रखा था, नवरात्रि किया था, और दशहरा के दिन मारा था, और दिवाली के दिन वापस आया था, तब हम लोग दिवाली मनाएंगे कुछ दिन बाद। दिस इज दी पूरा साइकिल। चलो, तो रावण का भी डेथ निश्चित था, ठीक है। भले ही वो कितना भी सोना का लंका बना के, सिक्योर लंका, श्रीलंका, आज का श्रीलंका तब का लंका बना के बैठा हुआ था कि कोई नहीं है इस दुनिया में जो रावण को खत्म कर सके, बट उसे भी खत्म करके दिखाया एक मनुष्य रूपी राम ने। वो भगवान का अवतार माना गया है, लेकिन रूप ह्यूमन का था। चलो, अब अलग बात है, लेकिन सर्टेनिटी को समझाने के लिए मैं कुछ किस्से कहानी आपको बोला। A contract to pay B a sum of money when B marries C. C dies without being married to B. अब C मर गया, B को शादी नहीं किया, कैसे करेगा, मर तो गया। अब मरा हुआ इंसान थोड़ी ना शादी करते। एक कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी, अगर सी को शादी करता तो पैसा मिलता, अब सी मर गया तो पैसा किसको दिया जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉसिबल हो गया शादी होना, बिकॉज मरा हुआ इंसान हो गया अभी। इसीलिए ये चीज बार बार मैं क्यों एक ही चीज पे बार बार फोकस कर रहा हूँ, ये जो बोला है ना सर, ये लाइन, इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपेंस इट कैनॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड। भले ही हम लोग अनसर्टेन को चेज कर रहे हैं, पर जब तक वो पर्टिकुलर चीज हो नहीं जाता तब तक ये एनफोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तब तक ये एनफोर्स नहीं हो सकता। जैसे कि देखो, सी को शादी करता तो पैसा मिलता, अब सी का डेथ हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर सी को शादी फ्यूचर में करता तो पैसा मिलता, ये कॉन्टिंजेंट है, लेकिन सी नहीं रहा, दैट पर्टिकुलर इवेंट डज नॉट हैपन, सी का डेथ हो गया, सी नहीं रहे, तो फिर ये किसको पैसा देगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वॉइड माने कैंसिल हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। किस्सा, कहानी, पौराणिक, हर चीज में बात कर रहा हूं, पर मेन पॉइंट से नहीं हटना है सर। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट ऑफ नॉट हैपनिंग। चलो, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, जब कोई पर्टिकुलर घटना नहीं घटता। बार बार हम लोग बात करते हैं घटना के ऊपर कि अगर फ्यूचर में घटा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एनफोर्स किया जाएगा, बट इस बार बात करेंगे ना होने के ऊपर। अच्छा एग्जांपल, where P agrees to pay Q a sum of money if a particular ship does not return. शिप माने जहाज कहीं गया है, अगर जहाज रिटर्न नहीं आता तो मैं P बोल रहे Q को कि मैं तुमको पैसा दूंगा।
the contract becomes enforceable only if the ship sinks so that it cannot return. अब ये P का Q को पैसा देना, इसके लिए जहाज का डूबना मैंडेटरी है। अच्छा, जहाज डूबेगा इसका कोई गारंटी तो नहीं है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, पर अगर जहाज नहीं लौटा तो P Q को पैसा देगा, दैट्स इट। ऐसा होता है सर, इंश्योरेंस कंपनी करता है, मेरिन इंश्योरेंस बोलते हैं इसको। बात समझ रहे हो सर? हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। इसको मेरिन इंश्योरेंस बोलते हैं, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। मेरिन इंश्योरेंस में कैसे होते हैं कि जहाज जाते हैं, बाहर जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, कई बार होते हैं जहाज डूब जाता है ना, बहुत बार होता है। इतना बड़ा समुद्र है सर, महासमुंदर, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, 3 बड़ा ओशियन तो है ही जहां ज्यादा होता है, कहीं पर भी डूब सकता है। तो पॉइंट इज दैट कि अगर डूब गया तो पैसा दिया जाएगा, उसके लिए इंश्योरेंस है, बड़ा बड़ा अमाउंट का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं डूबा तो पैसा नहीं दिया जाएगा, दैट्स सिंपल। मेरिन इंश्योरेंस क्या होता है? फिजिकल लॉस और डैमेज ऑफ शिप्स, जहाज के लिए होता है, जहाज में जो माल है, कार्गो, उसके लिए होता है, टर्मिनल्स के लिए होते हैं, एंड एनी ट्रांसपोर्ट बाय विच द प्रॉपर्टी इज ट्रांसपोर्ट और एक्वायर्ड। चलो, इन सिंपल समझ में आ गया है ना? चलो बढ़िया है सर। तो किसी के मन में अगर सवाल ये चल रहा था कि सर कुछ चीजें होने के लिए जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ना होने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जहाज नहीं लौटा तो पैसा दिया जाएगा, लौट गया तो नो पैसा। A contract would cease to be enforceable if it is contingent upon the contact of a living person, and when that living person does something to make the event or contact as impossible of happening। सर क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से सुनो। ये सेक्शन 34 कहता है, क्या कहता है? If a contract is a contingent upon as to how a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to have become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingency। Example पढ़ो, अभी समझ में आ जाए। A agrees to pay B a sum of money if B marries C। अगर B C को शादी करता है तो A B को पैसा देगा, चलो ठीक है। C marries D, C D को शादी कर लिया। This act of C has rendered the event of B marrying C as impossible। सर क्यों? ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूं, पजल्ड है थोड़ा सा। A agrees to pay B a sum of money if B marries C। अगर B C को शादी करता है तो A B को पे करे, लेकिन C ने तो D को शादी कर लिया। अब जब C ने D को शादी कर लिया, अब B कैसे C को शादी करेगा? सर इंडिया में संभव नहीं है एज पर इंडियन लॉ, या फिर हमको अगर मैं आपको बोलूं कि एज पर हिंदू लॉ, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में हिंदू लॉ को ही मान्यता मिला है सर, ठीक है। बाकी कुछ और भी लॉ है, ठीक है, जिसे भी मान्यता अभी तो है पर उसको हटाने का बात कर रहा है। हमारे देश में नियम है कि सर एक शादी रहते रहते आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शादी नहीं कर सकते, और ये होना भी नहीं चाहिए। ये जंगल वाला हिसाब थोड़ी है, ये तो जंगल वाला हिसाब हो गया, इंसान वाला हिसाब नहीं हुआ, ठीक है। बात को समझे सर, पुराने दिनों का बात अलग है, ठीक है। अब बात बात में पुराने दिनों को तो नहीं खींच सकते, मॉडर्न डे में रहते हैं, मॉडर्न बात करते हैं, ठीक है। पहले जमाने में 100 साल पहले क्या था, 2000 साल पहले क्या था, ठीक है। हर बात को पुराने समय से जोड़ने का तो कोई मतलब नहीं है, और जो समाज के लिए अच्छा नहीं है उसको हट जाना चाहिए, सिंपल बात है। जो समाज के भलाई के लिए है, चाहे वो पुराना बात हो तो उसको लाया जा सकता है, लेकिन कोई बात अगर समाज के अच्छाई के लिए नहीं है, उसे हट जाना चाहिए। तो जैसे हमारे देश में भी वही है, कुछ नियम अभी भी है, कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस पर्सपेक्टिव में है, जहां पर 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी अलाउड है। बात धार्मिक किताब का नहीं है, बात रियलिटी का है। अब मैं आपको ज्यादा कंट्रोवर्शियल मैटर पे घिसूंगा नहीं, ठीक है।
मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट इसी पॉइंट पे बना हुआ है सर। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये इसी पॉइंट पे बना हुआ है। एज पर हिंदू लॉ एक शादी रहते रहते दूसरा शादी नहीं हो सकता जब तक डिवोर्स ना हो जाए, सिंपल बात है। लेकिन देयर आर सर्टेन फेथ्स, कुछ फेथ ऐसे हैं हमारे देश में चलता है जहां पर एक शादी रहते रहते दूसरा तीसरा चौथा शादी भी चलता है, ठीक है। यहाँ पर उस पर्टिकुलर शादी को काउंट नहीं किया गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें सर। मैं ज्यादा कंट्रोवर्शियल मैटर पे बात नहीं करूंगा क्योंकि कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो बात को समझते नहीं है, ठीक है। ये मूर्खता है सर, ठीक है। बात समझने का है, हर चीज में फालतू का कंट्रोवर्सी करके फायदा नहीं है। तो जो भी हो, ये एज पर हिंदू लॉ ही ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ और भी लॉ है उसके लिए अगर बात करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश इंडिया है और इंडिया में इंडियन रूल्स रेगुलेशन से ज्यादा फॉलो होता है। बाकी देशों का अपना अपना नियम हो सकता है, विद ऑल रेस्पेक्ट टू दोज कंट्रीज, ठीक है। बट हम लोग अपने देश का बात करेंगे। तो वेर एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी कि बी मैरी सी, बट सी ने तो डी को शादी करके बैठा हुआ है। दिस एक्ट ऑफ सी हैज रेंडर्ड द इवेंट ऑफ बी मैरिंग सी इज इम्पॉसिबल। यही बात है कि इम्पॉसिबल हो जा रहा है क्योंकि सी तो ऑलरेडी डी को शादी कर लिया, तो फिर बी कैसे सी को शादी कर सकता है। ओनली इफ, ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब इनके बीच में डिवोर्स होगा। जब सी और डी के बीच में डिवोर्स होगा तब फिर से बी सी को शादी कर सकता है। बट ये भी एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर गया है ना सर। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं सर, ए कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सिएबल if it is contingent upon the conduct of a living person when that living person does something to make the event or conduct as impossible of happening। वही बात यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू से समझाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा सामाजिक मैटर में भी बात कर लिया, मैं किसी को पर्सनली दुख देना या किसी मैटर पे ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोला सर, ठीक है। ये जो है मैं उसी मुद्दे पे बोला, क्योंकि ये जो शादी ब्याह का मैटर था ना, नहीं तो आप बोलोगे सर ये तो बिजनेस लॉ है, शादी ब्याह कहाँ से आ जा रहा है। नहीं सर, ये बिजनेस लॉ ऑब्वियसली है, पर क्योंकि लॉ को समझाना है तो इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि आप लोग इतना मैच्योर तो बनो, ठीक है। इंस्टीट्यूट खुद चाहते हैं, मेरे चाहने पे थोड़ी है। जो भी हो, फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का केस है, ठीक है। द डिफेंडेंट प्रॉमिस टू मैरी द प्लेंटिफ ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। ये फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का केस है। कहते हैं कि डिफेंडेंट प्रॉमिस टू मैरी द प्लेंटिफ ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, माने जिसके अगेंस्ट में केस किया गया है उसे डिफेंडेंट कहते हैं, और जिन्होंने केस कोर्ट में लेके गया उसे प्लेंटिफ कहते हैं, ठीक है। जिसने केस किया वो प्लेंटिफ, और जो डिफेंड कर रहा है उसको डिफेंडेंट कहते हैं। द डिफेंडेंट प्रॉमिस टू मैरी द प्लेंटिफ ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, उसके फादर के जाने के बाद उसको शादी करेगा, लेकिन फादर गया ही नहीं, फादर वाज स्टिल अलाइव। और डिफेंडेंट जो है, ठीक है, डिफेंडेंट जो है वो रह नहीं पाया कि मैरिड अनदर वुमन। माने यहाँ पर डिफेंडेंट जो है वो कोई मैन है सर, ठीक है, कोई लड़का है। प्लेंटिफ जो है कोई वुमेन है, ठीक है। मानो कि डिफेंडेंट जो है वो मिस्टर एक्स है, प्लेंटिफ जो है वो मानो मिस्टर सी है, सॉरी मिस सी है, ठीक है, मिस सी है। तो मिस्टर एक्स ने मिस सी को प्रॉमिस किया कि तुम्हारे फादर के जाने के बाद मैं तुम्हें शादी करूंगा, लेकिन फादर का डेथ होने में टाइम लग रहा है, ठीक है, स्टिल अलाइव। फादर, उसको लगा था कि फादर 80 में चला जाएगा, पर फादर अभी भी 90 95 सेंचुरी मारेगा शायद। एक्स को पेशेंस नहीं हुआ, उसने किसी दूसरे औरत से शादी कर लिया, ठीक है, लाइक मिस वाई को शादी कर लिया। इट वॉज हेल्ड दैट इट हैड बिकम इम्पॉसिबल दैट ही शुड मैरी द प्लेंटिफ, क्योंकि प्रॉमिस किया था, एंड शी वाज एंटाइटल्ड टू सू हिम फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट बना था इनके बीच में कि फादर के जाने के बाद शादी करूंगा, लेकिन मिस्टर एक्स ने किसी और को शादी कर लिया। तो कोर्ट कहता है कि सी यहां पर शू कर सकता है एक्स पे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वो ब्रीच हुआ है, ठीक है सर। तो ऐसे अलग अलग केसेस हैं, सिनेरियोज हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, कॉन्टिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम। Section 35 says that contingent contract to do or not to do anything, if a specified uncertain event happens within a fixed time, becomes void if at the expiration of time fixed such event has not happened, or if before the time fixed
such event becomes impossible. जैसे कि ये promises to pay B a sum of money if certain ship returns within a year. अगर कोई जहाज 1 साल के अंदर वापस आ जाता है तो ए प्रॉमिस कर रहा है बी को पैसा देगा. द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स्ड इफ द शिप रिटर्न्स विद इन द ईयर. ये कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्स होगा जब वो 1 साल के अंदर शिप रिटर्न आएगा. और 1 साल अगर कट जाए एंड बिकम्स void if the ship is burned within the year. अगर 1 साल के अंदर वो शिप जल जाए या डूब जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा. तो इसलिए contingent on happening of specified event within the fixed time हो सकता है. सेक्शन 35 उस फिक्स्ड मैटर के बारे में बात करता है. तो ये हो गया हैपनिंग ऑफ इवेंट. और ये 35 में और एक है नॉट हैपनिंग. ये प्रॉमिस टू बी टू पे सम ऑफ मनी इन अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन ईयर. ये भी हो सकता है. यहाँ पर शिप वापस आने का आएगा तो पैसा मिलेगा, और यहाँ पर शिप नहीं आएगा तो पैसा दिया जाएगा. दोनों चलेगा सर, दोनों चलेगा. एक ही बात है. नहीं आएगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट, आएगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. तुम इतना दिन में कर दो तो पैसा मिलेगा, तुम इतना दिन के अंदर ना करो तो पैसा मिलेगा. ठीक है. तो होगा मतलब नॉट हैपनिंग और हैपनिंग दोनों पे कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है. एंड देयर इज अ क्वेश्चन सेक्शन 36 कॉन्टिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल जो हो नहीं सकता. जैसे ए एग्रीज टू पे बी 1 लाख इफ सन राइजेस इन द वेस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग. जो कभी संभव नहीं है. किसी विज्ञान में ताकत नहीं है, किसी साइंस में भी वो ताकत नहीं है कि सूरज को पश्चिम से उठाए. ठीक है. आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, किसी को भी उठा लो, नॉट पॉसिबल. ठीक है. फेमस साइंटिस्ट, ठीक है, किसी को भी उठा लो दुनिया के, नॉट पॉसिबल सर. कि नहीं वो कोशिश करेगा कि इसको पश्चिम से उगाएगा, नहीं हो सकता. A agrees to pay B 1 lakh if sun rises in the west next morning. This is an impossible event and hence void. X agrees to pay 1 lakh if 2 straight lines should enclose a space. ये भी संभव नहीं है. 2 स्ट्रेट लाइन कैसे मिल सकता है? 2 स्ट्रेट लाइन कैसे मिल सकता है? अगर एक टेढ़ा होगा तो ही मिलेगा, तो तब ये स्ट्रेट लाइन और नहीं रहा. एक टेढ़ा होगा तो फिर मिल सकता है, लेकिन तो फिर वो स्ट्रेट तो नहीं रहा ना. वेरी सिंपल. सर मैं आपको स्टार्टिंग में कॉन्टिंजेंट एंड वेजरिंग के बारे में एक बात कर रहा. सर वेजरिंग में मैंने बोला था कि ये एक जुआ टाइप का हो गया. कॉन्टिंजेंट इज नॉट ऑलवेज जुआ. दोनों का फर्क देखो, बेसिक डिफरेंस है. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग with reference to a collateral event happening or not happening. But wagering agreement is a promise to give money or money's worth with reference to an uncertain event happening or not happening. इसमें पैसा तो बिल्कुल आएगा. कॉन्टिंजेंट नॉर्मल कॉन्टिंजेंट में पैसा हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, बट इसमें प्रॉमिस टू गिव मनी है. जैसे कि बारिश होगा तो तुम पेमेंट करना, नहीं होगा तो मैं करूंगा. पाकिस्तान जीता तो तुम मुझे पे करना, इंडिया जीता तो मैं करूंगा. दिस इज अ वेजरिंग. ठीक है. बेटिंग बोलते हैं इसको. और यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद रेफरेंस टू ए कोलैटरल इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग. जैसे कि इंश्योरेंस, वेजरिंग में सॉरी गारंटी, लॉस भरपाई करना. मैं आपको काफी एग्जांपल पढ़ा के आया. रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रॉमिस, बट वेजरिंग एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस. तुम मेरे लिए, जैसे मैं बोला ना, बारिश हुआ तो तुम देना, नहीं होगा तो मैं दूंगा. लोग बोलते हैं ना लगा शर्त, है ना, लगा शर्त करके लगते हैं ना हम लोग. अगर मैं सही निकला तो तुम दे देना, तुम सही निकला तो मैं दे दूंगा. ये जो लगा शर्त होते हैं ना, ये वेजरिंग है. समझ रहे हो सर? करते हैं ना हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, लगा शर्त, बाजी लगते हैं. अनसर्टेन इवेंट इन ए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, द इवेंट इज कोलैटरल. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है सर? इवेंट कोलैटरल होता है. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट कोलैटरल होते हैं. इन एन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट द अनसर्टेन इवेंट इज द कोर फैक्टर. बट इसमें कोलैटरल है, कोर फैक्टर है, पर वो मेन परफॉर्मेंस का मैटर नहीं होता. वेजरिंग में वो कोर फैक्टर है. जैसे बारिश का होना या ना होना कोर फैक्टर है. नेचर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी वेजरिंग इन नेचर. कभी कभी कॉन्टिंजेंट वेजरिंग हो सकता है ना, क्योंकि वो भी तो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहा है. लेकिन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट
वेजरिंग नेचर का होगा इसका कोई गारंटी नहीं, बट वेजरिंग एग्रीमेंट इज एसेंशियली कॉन्टिजेंट इन नेचर, क्योंकि ऑलवेज एक फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट इज कॉन्टिजेंट बट ऑल कॉन्टिजेंट इज नॉट वेजर। बात को समझे, ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट is contingent in nature, but all contingent contract may not be wagering in nature. Interest of contracting parties have interest in the subject matter in the contingent contract. The contracting parties have no interest in subject matter. समझ रहे हो सर? कॉन्टिजेंट में जैसे कि किसी का हेल्थ खराब हो जाना, गाड़ी खराब हो जाना, सब्जेक्ट मैटर गाड़ी खराब है तो उसको सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट रहते हैं, बट वेजरिंग में सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब सिर्फ पैसे से होता है। शर्त हार जाओ जीत जाओ, शर्त से कोई लगाव नहीं है, हार जीत से ही लगाव है। इसीलिए सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्टिजेंट पे मैटर करता है, पर वेजरिंग में सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी लूज एंड गेन, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअली लॉस और गेन, मतलब ये सिर्फ लॉस और गेन पे फर्क मतलब अपने आप को नहीं रखा है, कॉन्टिजेंट बहुत बड़ा है, बट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज अ गेम लॉसिंग एंड गेनिंग अलोन मैटर्स, मतलब सिर्फ हार जीत ही मैटर करता है। तुम जीता तो मैं दूंगा, मैं जीता तो तुम देना, ये सिर्फ हार जीत का ही मैटर करता है, बट कॉन्टिजेंट में सिर्फ हार जीत मैटर नहीं करता। ये प्योरली बिजनेस एज वेल एज वेजरिंग दोनों पे एप्लीकेबल हो सकता है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वेजरिंग एग्रीमेंट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। फर्क समझ में आया होगा आप लोग? हेलो, बोलो सर, क्लियर है? यस सर। क्वासी के बारे में पहले भी मैं एक बार बात करके रखा बेसिक्स में, ठीक है, डिटेल चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा थोड़ा क्वासी के बारे में, बट इतना जान के जाओ, चाहो तो घर पे थोड़ा सा गो थ्रू करके रखो। क्वासी का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो एक एग्जांपल काफी है क्वासी को समझने के लिए, उसके बाद आप लोग नोट्स कलेक्ट करो और पूरा गो थ्रू करके रखो, आपका क्वासी कंप्लीट हो जाएगा। एक बेस्ट एग्जांपल है क्वासी का, दैट इज फाइंडर ऑफ द गुड्स। ठीक है, मैं समझाता हूँ। वेरी सिंपल एंड पॉपुलर। चलो, ये इमेज कुछ कहता है, जैसे एक एडवर्टाइजमेंट था, कहते कि हर दिल कुछ कहता है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि हर इमेज कुछ कहता है। तो सर क्या कह रहा है ये इमेज? ये मानो आपका नहीं है, किसी और का है, आपको रास्ते में पड़ा मिला, ठीक है, यू जस्ट फाइंड द गुड्स, ओके, यू आर द फाइंडर, नॉट दिस इज नॉट योर, ये किसी और का है, तो किसी और का, समझ रहे हो सर? मोबाइल, चाबी और मनी बैग, क्या गाना गाओगे? तो किसी और का। तो जब किसी और का चीज आपको मिल जाए तो क्या करना चाहिए? बोलो सर, जल्दी बोलो, क्या करना चाहिए? अरे बोलो, जब किसी और का चीज आपको मिल जाए तो क्या करना चाहिए? रिटर्न कर देना चाहिए। लौटा दो, लॉ यही कहता है। दिस इज क्वासी। तो किसी और का, तो किसी और का है तो फिर लौटा दो। सर जब अब इसमें क्वासी क्यों बात आ जा रहा है बीच में? क्वासी का मतलब है जैसे ही किसी और का सामान आपको मिल गया ना, लॉ आपको ऑटोमेटिकली उस बंदे से जोड़ दे। आप नहीं चाहते थे, आप नहीं चाहते थे उस पर्टिकुलर इंसान का चीज उठा के उसको देने का, बट ये ना हो गया सर, ये सिचुएशन का मांग था, हो गया, आपने उठा लिया ना, नाउ दिस इज योर सिविल ड्यूटी। हम लोग बोलते हैं ना सिविल ड्यूटी होता है, हर इंसान का एक सिविल ड्यूटी होता है। ये चीज लिखा पढ़ा के नहीं सिखा जा सकता, ये समझने वाला बात है कि जब आपको मिला, एक सिविक ड्यूटी है ये। जैसे रास्ते में कहीं पत्थर पड़ा हुआ हो तो उसको हटा देना चाहिए, किसी और का लग ना जाए,
रास्ते से कोई कचरा पड़ा हुआ तो उसको साफ करके रख देना चाहिए, है ना? समझ रहे हो बात को? हमारे देश में लोग करता नहीं है, ठीक है, लेकिन करना चाहिए सर। ये एक आदत हो जाना चाहिए, एक गंदगी ना फैलाए। जापान में लोग करते हैं, हमारा ही सीख से जापान अपने आप को शिक्षित किया है सर। गौतम बुद्धा, है ना? जापान बेसिकली एक बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी में चलने वाला कंट्री है, और गौतम बुद्धा ये टीचिंग्स उनको दिया और वो जिंदगी भर उसको पालन कर रहा है। पर हम लोगों को देखो, अपना चीज को भूल के दुनिया को अपनाने चले, और अपना चीज सब भूले। जापान में इतना सुंदर एथिक्स है सर लोगों के अंदर, कि अगर रास्ते में कोई चीज पड़ा हुआ है ना, तो कोई आपको कोई पेनल्टी फाइन का मैटर नहीं है। आप गलती करोगे तो पीछे से दूसरा कोई आके उसको ठीक कर देगा, और ये एक सामाजिक सीख हो जाता है। कोई पेनल्टी फाइन का भी जरूरत नहीं होता। जब आप देखोगे ना कि आपका गलती को कोई दूसरा तीसरा बंदा सुधार रहा है ना, तो नेक्स्ट दिन से आप नहीं करोगे, उल्टा आप किसी और का गलती को सुधारने के पीछे भागोगे। तो वेरी फैंटास्टिक अप्रोच टू रेक्टिफाई दी सिविल एरर, ठीक है? जो सिविक ड्यूटी है, ये सिखाने का सबसे फैंटास्टिक उपाय है। मानो कि आप रास्ते में कचरा गिरा रहे हो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप कचरा क्यों गिरा रहे हो, ये गंदा हो रहा है, मेरे घर के सामने क्यों रख रहे हो। मैं चुपचाप उसको ठीक करके जहां रखना है वहां रख दूंगा, ठीक है? इससे क्या होगा, मेरे साथ आपका झगड़ा नहीं हुआ, पर इसी तरह से लोग एक दूसरे से सीखता जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा एजुकेशनल एक्टिविटीज है। चलो अलग बात, बट क्वासी भी वही है कि ये एक जनरल एक्टिविटी है जो ऑटोमेटिकली उस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। आपका काम है उसको वापस लौटाना। हाँ, एक बात है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लौटाने में मानो आपका काफी खर्चा हो रहा है, ठीक है? मानो कि आप कोलकाता से हो, वो बंदा बैंगलोर में रहते हैं, आपको एयरपोर्ट में मिला। अब मानो कि वो बंदा बैंगलोर से नहीं आ पा रहा है, आप कोलकाता से बैंगलोर जा रहे हो, तो बदले में फ्लाइट में जा रहे हो और ट्रेन में जा रहे हो, तो उसके कुछ खर्चा है। ये एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हो, एक्सपेंस यू कैन क्लेम। जो फाइंडर है एक्सपेंस क्लेम कर सकता है, बट ये ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। दिस इज एक्चुअली द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी। बाकी आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कलेक्ट नोट्स फ्रॉम मी इफ यू डोंट हैव, और कॉन्टिजेंट एंड क्वासी को प्लीज एक बार गो थ्रू करके रख लो। क्वासी में थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर फिर भी एक बार गो थ्रू करके रखो। कोई भी पॉइंट तंग करे, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72 कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी है, लेकिन एक बार ना गो थ्रू करके रख सकते हो, आपको काफी हेल्प होगा। बट कॉन्सेप्ट याद रखे जो मैंने अभी आपको समझाने का कोशिश किया, एंड दैट्स इट। यही है एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ है था। एक क्वासी थोड़ा सा रह गया, मैं नेक्स्ट दिन बता देता हूँ। चलो सर, आज इतना ही है, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, जिसका जो भी सब्जेक्ट है बात करेंगे। ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। गुड नाइट सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट।